धारा 66 का के रद्द होने से ध्रुव राठी जैसे लोगों का जन्म हो गया और वो निकल कर आ गए इस धरती पर। और उस युवा ने इस देश की बातों को, इस जनता की आवाज को उठाया और इतना ऊपर पहुंचा दिया कि आज एक वीडियो यदि ध्रुव राठी का आता है तो सरकार थर-थर कांपती है उसकी वीडियो के आगे, क्योंकि आलोचना करता है, तर्क के साथ करता है, प्रूफ लेकर आता है, बेबुनियाद बातें नहीं करता। जब हम एक घर परिवार में एक फैमिली के साथ रह रहे होते हैं तो हम लोगों के आपस में कोई ना कोई विवाद होते हैं, चाहे पति पत्नी का विवाद हो, चाहे भाई बहन का विवाद हो, चाहे हमारा रूममेट दोस्त क्यों ना हो। हमेशा देखा होगा हम दो लोग भी हैं तब भी कोई ना कोई विवाद हो जाता है। भाई ये तो संविधान है, 140 करोड़ जनसंख्या है, तो क्या संविधान में कुछ विवाद होना बनता नहीं है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज पसंद आए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और दूसरा, कभी किसी के अधिकारों को रोका जाता है तो कभी टोका जाता है और कभी सीमित किया जाता है, इसीलिए बनता है संविधान वाद और विवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग रनवे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वन शॉट के माध्यम से देखने वाले हैं क्या, संविधान वाद और विवाद। यानी कि आज तक हमारे संविधान में जितने भी केसेस हुए हैं संविधान को लेकर, यानी किसी व्यक्ति के अधिकारों को रोका गया है, किसी को टोका गया है, किसी को छीना गया है, किसी के फंडामेंटल राइट को सीमित किया गया है और अन्य प्रकार के बदलाव भी हमारे संविधान में किए गए हैं जो शायद किसी को पसंद आए हैं और किसी को पसंद नहीं आए हैं। तो संविधान वाद और विवाद होता क्या है, केसेस क्या होते हैं? यानी कि एक व्यक्ति के अधिकारों को किसी के द्वारा यदि रोका जाता है, वहीं दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जाता है, नहीं, उसके एक्सप्लोर किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और जब इन दोनों का टकराव होता है तो वही व्यक्ति पहुंच जाता है कोर्ट में। जब कोर्ट इन केसेस को देखता है और संविधान में कोई बदलाव करता है या उन चीजों को सही ठहराता है, यहीं से एक विवाद शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं संविधान वाद और विवाद। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन संविधान वाद और विवाद को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है, 5 युगों में डिजाइन किया है, वर्ष के आधार पर। एक युग आएगा, एक कुछ पर्टिकुलर वर्षों को लेके आएगा और उस वर्ष के बीच में कितने सारे संविधानों के वाद विवाद हुए हैं उनको देखा जाएगा। देखिए, जैसे मैं बात करता हूं यहां आपसे कि मैंने जैसा आपसे कहा क्या कि 5 युग हैं। पहला युग शुरू हो जाता है बेटा 1950 से लेकर 1970 तक, यानी कि 1950 से 1970 के बीच में जो वाद विवाद हुए उनके विषय क्या टारगेटेड थे, किस विषय पर आधारित थे। तो देखेंगे आप, वो आजादी के बाद अधिकारों की असली परीक्षा थी। यानी कि हमारे देश के नागरिक को किस तरह के अधिकार प्राप्त थे, किस तरह के अधिकारों को सीमित किया गया और किस तरह के अधिकार एक नागरिक यूज कर रहा है, उन सभी की वो असली परीक्षा थी। उन सभी को जाना गया और अधिकारों को माना गया एक नागरिक के द्वारा। दूसरा युग शुरू होता है बेटा 1971 से लेकर 1990 तक, और जो टारगेटेड किसके लिए था, वो टारगेट था सत्ता, संविधान और न्याय के लिए। यानी कि इन तीनों के बीच एक टकराव का तूफान था। एक टकराव का तूफान आया है जो किस किस के बीच है, नागरिक के बीच है, संविधान के बीच है और न्यायपालिका के बीच एक टकराव है, एक तूफान है। उस तूफान को यहां देखा जा रहा है। उसके बाद तीसरा युग आता मेरे भाई, और तीसरा युग शुरू हो जाता है 1990 से लेकर 2010 तक का युग। यानी उस अग्रेशन के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने जा रहा है, यहां अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने जा रहा है। स्वतंत्रता वो नहीं जो हम 1947 में मिल चुकी है, अंग्रेजों से तो मिल गई, लेकिन कुछ कानूनों से, कुछ लोगों की मानसिकताओं से अभी भी हमें आजादी नहीं मिली है। उस आजादी की लड़ाई है जिसमें सत्ता, संविधान और न्याय से टकरा रही है। उसके बाद समाज, शिक्षा, महिला सुरक्षा और राज्यों की स्वतंत्रता, यानी कि ये टॉपिक क्या है, महिलाओं की सुरक्षा। ये वही नागरिक है, वही एक जेंडर है जो 1947 के बाद आज तक न सुरक्षा पा रहा है और न अपनी आजादी मिल रही है उसे। उस महिला की सुरक्षा के लिए एक अलग युग आता है जिसमें हमारे संविधान पर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की थोड़ी सी प्रश्न चिन्ह कहूं या कहूं उंगलियां उठ रही हैं यहां। उसके बाद चौथा युग आता है मेरे बेटा, और चौथा युग चलता है 2010 से 2020 तक। इस चौथे युग को टारगेटेड किस पे किया गया, व्यक्ति की आजादी, निजी जीवन और सबसे बड़ी चीज यहां जुड़ गई क्या, इंटरनेट, धर्म और पहचान की लड़ाई। और जैसे ही इंटरनेट आया, जैसे इस इंटरनेट का युग आया और उस युग में जेन जी वर्ग आ गया। तो आपको पता है जेन जी वर्ग वो वर्ग है
जो हमेशा आजादी मांगता है और हमेशा प्राइवेसी मांगता है। और उसी प्राइवेसी की लड़ाई में यहां वाद विवाद शुरू हो जाते हैं हमारे संविधान में, और ये वाद विवाद एक नया युग बना देते हैं जो जेन वर्ग से संबंधित है। क्योंकि ये वो युवा है जो 1996-97 के बाद पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो इसके पास सोशल मीडिया है, इसके पास फोन है, मोबाइल है, इंटरनेट जैसी सुविधाएं हैं, और उसी में अपनी एक प्राइवेसी ढूंढता है, उसी में अपनी आजादी ढूंढता है, और उसी में अपने आर्टिकल 21 के तहत सारी चीजों को देखता है। यानी कि अपने फोन का यदि पासवर्ड भी किसी को बता रहा है तो कह रहा है मेरे निजी जीवन यानी प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो सोचिए आप, इस पासवर्ड के जमाने में जो फोन में भी पासवर्ड रखते हैं उसमें आप लोगों से विश्वास की बात करते हैं, क्या मिल सकता है? एक सच्चे जीवन साथी की बात करते हैं, क्या मिल सकता है? मिलता है। लेकिन उसी इंटरनेट की स्वतंत्रता, उसी धर्म की बात करें, उसी में पहचान की बात करूं, उसके लिए एक नया युग आता है जिसमें कुछ संविधान वाद और विवाद होते हैं, कुछ केसेस होते हैं, कुछ लड़ाइयां होती हैं, और युवा को संतुष्ट किया जाता है हमारी न्यायपालिका के द्वारा। और एक अंतिम युग आता है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, युग नंबर 5, जो 2020 से शुरू हुआ है। और इसमें जनरली आप देखेंगे कि कौन कौन से विषय आपको देखने को मिल रहे हैं। विषय है पहचान का, यानी सोशल मीडिया आई, हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाना चाहता है, हर व्यक्ति अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, और चाहता है कि मेरी एक अलग पहचान हो, इस देश में मेरी अलग पहचान हो, चाहे मैं नौकरी से पाऊं और चाहे मैं सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो वायरल करके पाऊं, मेरी एक अलग पहचान होनी चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ रहा है। उसके साथ में सुरक्षा की बात करता है, और हर व्यक्ति को अब आजादी होगी अभिव्यक्ति की, अपने दृष्टिकोण को प्रेजेंट करने की। पहले आपने देखा होगा कि माता पिता के सामने एक बच्चा कभी भी अपनी बातें रख नहीं पाता था, प्रेजेंट नहीं कर पाता था, लेकिन आज वो अभिव्यक्ति दृष्टिकोण, अपना नजरिया रखता है, हर जगह अपनी बात को प्रस्तुत करता है, हर व्यक्ति के सामने रखता है, और उसके साथ राजनीति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इन सभी की चीजें आ गई, यानी कि आधुनिक भारत की ये नई परीक्षाएं शुरू हो जाती है। उस मॉडर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उस मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं जो 6G का जमाना चल रहा है मेरे भाई। और उस 6G के जमाने में नई परीक्षाएं तो होंगी। जेन वर्ग आ गया है, 5G पूरी तरह से आ गया, और 6G की टेस्टिंग चल रही है, तो 6G का ही जमाना है दोस्त। तो ऐसे में अब भारत की असली परीक्षाएं शुरू होती हैं, और उनके लिए भी वाद विवाद होते हैं। 3 तलाक जैसी व्यवस्थाएं आती हैं, इंटरनेट जैसी सुविधाएं आती हैं, और उन पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, प्राइवेसी की बात की जाती है, और कहा जाता है कि अमेरिका से आने वाली कंपनी हमारे डेटा को लेकर जा रही है। तो ये एक अलग विवाद है। इन सारे विवादों को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, प्रश्न बने हैं, और हमेशा एक प्रश्न बनने की पूरी गारंटी है मेरे दोस्त, उसको हम बखूबी बड़े आसानी से देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, और उनके पीवाईक्यू को भी देखेंगे, और एमसीक्यू को भी देखेंगे। यानी कि हर एक चीज आपकी यहीं क्लियर होगी। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, यहां क्या आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, उस थ्योरी से किस तरह से संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को भी बताऊंगा। तो लास्ट तक जुड़े रहिए, चीजें बड़ी बेहतरीन हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पहले युग की, जो किसको डेडिकेटेड है, आजादी के बाद अधिकारों की असली परीक्षा की बात करेगा। क्या अधिकारों के बाद, आजादी के बाद हर नागरिक को क्या उसके असली अधिकार मिले हैं, और मिले हैं तो किस तरह मिले हैं, उनकी ये बात करेगा यार। तो देखिए सबसे पहला केस आता है 1950 में, संविधान विवाद और वाद विवाद के लिए, वो है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। बनाम क्या है, ये वर्सेस बात की जा रही है, यानी कि रोमेश थापर ने केस जो डाला है बेटा, वो डाला है मद्रास राज्य के खिलाफ। क्योंकि कोई विवाद होगा तो 2 लोगों के बीच होगा हमेशा। तो यहां एक पार्टी कौन है, एक पार्टी रोमेश थापर है, और दूसरी पार्टी कौन है बेटा, सेकंड पार्टी यहां पर मद्रास की राज्य सरकार है, और ये फर्स्ट पार्टी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, क्या केस डाला, क्या समस्या आई, देखिए। इन्होंने कहा आजादी के कुछ वर्ष बाद सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाली एक पत्रिका चलती थी, यानी कि वो सरकार की आलोचना करती थी कि कहां सरकार में कमियां रह रही है, क्या सरकार को काम करना चाहिए और किस तरह से काम कर रही है, क्या सच में वो नीति हमारी जनता के लिए जरूरी है, क्या जनता के लिए काम कर रही है।
इस तरह की नीतियों पर ये एक, मैं कहूं आपसे, 1950 में एक पत्रिका है जो आईना दिखा रही है सरकार को और जनता को जागरूक कर रही थी, इसलिए पत्रिका चल रही थी, जिस पत्रिका का नाम क्या था? क्रॉस रोड्स। यानी कि जब हम इस रोड को क्रॉस करते हैं बेटा, तो हमारी आंखें खुली होती हैं, तभी हम रोड को क्रॉस कर पाते हैं। तो इसी तरह से यह पत्रिका हर एक नागरिक की आंखें खोल रही थी और सरकार की आलोचना कर रही थी। लेकिन सरकार की कोई आलोचना करे तो वो सरकार को कैसे पसंद आ सकता है? सरकार उन बातों को कैसे मान सकती है भाई? यही हुआ, सरकार ने इस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया, मद्रास सरकार ने। और जैसे प्रतिबंध लगाया, ये तुरंत कहां पहुंच गए? कोर्ट में पहुंच गए और इन्होंने कहा कि कारण बताओ कि आपने इसको प्रतिबंध क्यों लगाया है। तो मद्रास की सरकार ने कारण क्या बताया? कि यह देश की सुरक्षा के विरुद्ध था। अब बताइए, एक पत्रिका यदि नागरिक को उसके अधिकार बता रही है, सरकार की कमी बता रही है, तो क्या वो देश के विरुद्ध हो सकता है? कैसे भाई? तो भाई रोमेश थापर ने केस डाला कि आप इस पत्रिका को कैसे बंद कर रहे हैं? आपने किस तरह आधार पर कह दिया कि यह देश की आजादी के खिलाफ है, यह देश की सुरक्षा के खिलाफ है? ये तो बेबुनियाद बातें हैं। तो कोर्ट ने कहा कि रोमेश थापर सही कह रहे हैं और यह तो बहुत बड़ी समस्या है। तो समस्या है, सरकार आलोचना देश विरोध दोनों की एक बात मानकर प्रतिबंध लगा रही थी। अब न्यायालय ने क्या कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ी समस्या है, आप आजादी छीन रहे हैं। वो व्यक्ति कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है ना, आप ऐसा काम कीजिए कि आपकी आलोचना कम हो, आपकी तारीफें ज्यादा हो। ये तो वही बात होगी कि आप अपनी कमियों को छिपा रहे हैं और अपनी कमियों में सुधार करने की जगह पर आप पत्रिका को बंद कर रहे हैं। यानी कि गंदा आपका चेहरा है और शीशा साफ कर रहे हैं आप। कैसे भाई? तो ये उच्चतम न्यायालय ने कहा और कहा केवल इसलिए प्रतिबंध लगाया कि लेख सरकार को बुरा लगे। आलोचना स्वतंत्रता का मूल अधिकार है भाई, मूल आधार है। और यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक विरोध कर रहा है तो सरकार उसे रोक नहीं सकती। यानी कि कोर्ट ने यहां अधिकारों की याद दिला दी और उसके बाद जो मद्रास सरकार ने है उसने प्रतिबंध उस पत्रिका पर हटा दिया। यानी अब क्या है, पहली बार विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता मिल गई। लोगों को नजर आने लगी कि हम अपने विचार प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि संविधान हर व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। क्या वो गांव का आदमी उस संविधान को पढ़ पाएगा? क्या उस कानून को पढ़ पाएगा, उस कानून की भाषा को? सबको अधिकार नहीं पता है। लेकिन जब ऐसे केसेस आते हैं, मामला न्यूज में आता है, मीडिया के सामने जाता, हाईलाइट होते हैं, तो हमें अपने कुछ अधिकार पता चलते हैं। अब जैसे मान के चलिए, ये केस सेम उस तरह से है जैसे मेरी क्लास का टाइम है 12 बजे और मैं क्लास को शुरू करूं बेटा 1 बजे। तो आपने मेरी आलोचना की कि सर आप क्या कहते हैं, क्लास सही से शुरू नहीं करते हैं और ये कोई तरीका नहीं है आपका, आप टाइम पे शुरू किया करें क्लास। अब मैंने क्या किया कि ठीक है बेटा, इस रामपाल ने मेरी आलोचना की है कि मेरी क्लास 1 बजे, रामपाल को ब्लॉक मार दो। तो क्या ये तरीका मेरा ठीक था? मुझे क्या करना था कि हाँ रामपाल आप बात सही कह रहे हो, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे ये काम था या ये टेक्निकल समस्या ही, ऐसी समस्या आई, इस वजह से मैंने काम नहीं कर पाया। लेकिन क्या किया उन्होंने, मैंने कि आपको ब्लॉक मार दिया। तो ये तरीका कैसा हो गया? गलत। सेम ऐसा ही क्या किया मद्रास सरकार ने कि उस क्रॉस रोड पत्रिका को ब्लॉक कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि आप आलोचना नहीं कर सकते और ये पत्रिका प्रकाशित नहीं होगी। तो उच्चतम न्यायालय ने 3 बातें कही कि आप इसलिए प्रतिबंध लगा रहे हैं कि सरकार की बुराई कर रहे हैं, तो ये आपकी गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते। आलोचना स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो आलोचना यहां होगी और आपको सहनी पड़ेगी। और तीसरी बात कही, यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक विरोध कर रहा है तो कोई सरकार उसे नहीं रोक सकती। यानी कि क्या, हिंसा मत करो, हिंसा करोगे तो अपराध है, और हिंसा नहीं करोगे, अहिंसा से आप चीजों को करोगे, किसी की आलोचना करोगे, कोई बात करोगे, तो आपको पूरा अधिकार है, ये आपका मूल आधार है, आप कीजिए और आपको पूरी आजादी है, कोई रोक नहीं सकता। तो रोमेश थापर मामला किससे संबंधित आ गया कि अधिकारों से संबंधित मामला है, जिसमें पत्रिका का प्रतिबंध लगाया गया और सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। पत्रिका कौन सी थी बेटा? क्रॉस रोड नामक पत्रिका थी। ठीक है, यहां से हमें अपने अधिकार मिल गए, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं, ये हमारे लोकतंत्र में है और ये हमारा मूल आधार है। ठीक है, आइए अब प्रश्न कैसा बनता है इससे। तो रोमेश थापर मामला किस अधिकार से संबंधित था, यह प्रश्न बना।
संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता या गोपनीयता का अधिकार। तो किसकी स्वतंत्रता थी? अभिव्यक्ति की, अपने दृष्टिकोण की, अपने नजरिए को प्रेजेंट करने की। तो ये कैसे स्वतंत्रता होगी? हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बातों को, अपने विचार को प्रेजेंट करने की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेटा किस में आती है? आर्टिकल 19 में। तो ये मामला कौन से आर्टिकल से संबंधित हो गया दोस्त? 19 से संबंधित हो गया। बाई चांस आर्टिकल की तरफ भी जाएगा तो किससे संबंधित मामला हो गया? आर्टिकल 19 से संबंधित मामला हो गया, जो अभिव्यक्ति, दृष्टिकोण, नजरिए की बात करता है। यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें आर्टिकल 19 में देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति को किस तरह से कितने विचार आते हैं, जो उसका नजरिया है वो उनको प्रेजेंट कर सकता है, और वही उसका क्या है? 19वां फंडामेंटल राइट है। ठीक है, यानी 19वां आर्टिकल है। रोमेश थापर निर्णय में न्यायालय ने किस कारण को अस्वीकार किया? राष्ट्रीय सुरक्षा का दुरुपयोग, आर्थिक हित, धार्मिक भावना और सांस्कृतिक संरक्षण। तो उन्होंने क्या कहा था? यही तो कहा था कि इस पत्रिका से राष्ट्र की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। तो देश ने उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बेटा बेबुनियाद बात मत करो, इससे देश की सुरक्षा कैसे दुरुपयोग हो सकता है? ये तो फालतू की बात कर रहे हैं। तो इस बात को उन्होंने क्या किया कि कोई दुरुपयोग नहीं है, इस बात को नकार दिया, अस्वीकार किया। अब आइए A.K. गोपालन मामला बना मद्रास राज्य। मद्रास राज्य का ये भी A.K. गोपालन मामला है 1950 का। और ये मामला क्या कहता है कि एक व्यक्ति को बिना स्पष्ट अपराध बताए गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई। यानी कि यहां कारण नहीं बताया गया है। क्या नहीं बताया? कारण नहीं बताया इसको कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और इसको कहां डाल दिया है? इसको जेल में डाल दिया। यानी इस व्यक्ति को कारण नहीं बताया, किस वजह से, क्या है, क्या रीजन है, कुछ नहीं पता बेचारे को। जैसे इसको डाल दिया, उसने कहा कि आप मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट भी कहता है कि आप किसी अपराधी को गिरफ्तार करते हैं तो सबसे पहले तो आप उसे कारण बताओ, और कारण बताने के बाद वह अपना वकील क्या कर सकता है? हायर करेगा। ये उसका क्या है? फंडामेंटल राइट है। और आपने कारण नहीं बताया, उसके सीधे पकड़ा और उठाकर जेल में डाल दिया। उसने केस डाल दिया भाई। व्यक्ति कौन है? A.K. गोपालन। उन्होंने कहा समस्या क्या है? उन्होंने समस्या बताई कि व्यक्ति को न्यायालय में अपनी बात रखने का अवसर ही नहीं दिया गया, पहली बात। तो कोर्ट ने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो फंडामेंटल राइट है, किसी को कारण बताओ, वो उसको अपनी बातें रखने के लिए एक वकील होगा जो उसकी बातों को प्रेजेंट करेगा। तो आप ये तो अवसर आपको देना पड़ेगा, ये तो फंडामेंटल राइट है भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? कोर्ट ने क्या कहा सुनिए। कोर्ट ने कहा यदि किसी कानून में गिरफ्तारी की प्रक्रिया लिखी है तो सरकार किसी को गिरफ्तार कर सकती है। न्यायालय ने कहा ठीक है, लेकिन प्रभाव व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परिभाषा बहुत संकीर्ण हो गई। यहां से कैसे? क्योंकि कोर्ट भी सरकार के फेवर में जा रहा है। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी है, और आप बिना कारण बताए, यानी आपने कहा कि किसी कानून में यदि लिखा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है तो गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन A.K. गोपालन क्या कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार कीजिए, लेकिन मुझे वजह तो बताइए, मुझे कारण तो बताइए, और मुझे अपनी बात प्रेजेंट करने का मौका तो दीजिए। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सुना, और कोर्ट ने भी ये कहा। प्रभाव क्या पड़ा भाई? प्रभाव उनकी स्वतंत्रता पर पड़ा। लेकिन ये मामला बाद में जाकर, ये जो फैसला कोर्ट ने दिया, ये बाद में जाकर बदल जाता है, लेकिन उस टाइम पर उनके अपोजिट में ये चला गया। तो ये किस आर्टिकल से संबंधित है ये देखते हैं। इसने कहा A.K. गोपालन मामला किस अनुच्छेद से जुड़ा है ये बताइए। तो 14 से है, 19 से है, 21 से है या 25 से है, ये इसमें कहा जा रहा है। तो अब बताइए भैया कि कौन से संबंधित है A.K. गोपालन। तो आप देखें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मैं जो बात करूं तो आपको भी पता है कि 14 बात करता है किसकी? विधि के समक्ष समानता। 19 क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 21 क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की छीनी जा रही है, यानी कि उसके जीवन जीने के अधिकार को छीना जा रहा है। तो कौन सा आर्टिकल हो गया बेटा? आर्टिकल 21। यानी कि ये जो A.K. गोपालन मामला था, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो छीनी जा रही है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में, यानी कि उसके अंतर्गत ये मामला था। ठीक है, आगे आइए। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का मामला। सवाल क्या उठा?
क्या संसद को मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार में बदलाव करने का अधिकार है? यानी कि इन्होंने, शंकरी प्रसाद ने डाला, क्या संसद यानी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव कर सकती है क्या? ये इन्होंने केस में पूछा। तो न्यायालय ने कहा संसद चाहे तो संविधान में भी संशोधन कर सकती है। यानी कि आप तो फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हो, लेकिन ये पूरे संविधान में किसी भी हिस्से में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी संविधान संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, और वह अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है। तो अधिकार किसकी बात कर रही थी? मूल अधिकार की। तो वो चाहे तो संविधान में भी और वो चाहे तो मूल अधिकार में भी, दोनों में बदलाव कर सकती है। और इस फैसले से संसद की शक्ति कैसी होगी भैया? और बढ़ गई और पावरफुल होगी। सेम वही बात हो गई। मैंने कहा कि मैं बेटा जीएस पढ़ाता हूं, ठीक है, क्या पढ़ाता हूं? जीएस। लेकिन मैंने पूछा इस मैनेजमेंट से कि भाई बताओ मैं केवल जीएस पढ़ा सकता हूं कि कुछ और भी? तो इन्होंने कहा कि आप जीएस पढ़ाइए, आप रीजनिंग पढ़ाइए, आप मैथ पढ़ाइए, आपका जो मन करे सब पढ़ाइए, आपको पूरी आजादी है, आपके पास पूरी शक्ति है। यानी कि मेरी शक्ति बढ़ा दी। अब मैं पहले केवल जीएस तक सीमित था, अब लेकिन मुझे और भी सेक्शन प्राप्त हो गए, यानी कि जो भी इस ब्रह्मांड में विषय हैं मैं वो सारे विषय पढ़ा सकता हूं। इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी विषय हैं मैं उन सभी विषयों को पढ़ा सकता हूं। ये इन्होंने एक आजादी दे दी। लेकिन बात उन्होंने केवल फंडामेंटल राइट की थी। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि वो किसी भी चीज में चाहे, संविधान के किसी भी हिस्से में चाहे तो वो अपना प्रभाव डाल सकती है, चीजें शुरू होगी। अब क्या हुआ? अब जैसे ही मुझे शक्ति मिली तो मेरा और टीचर से क्या होगा बेटा? टकराव होगा। सेम हुआ, संसद को शक्ति मिली तो संसद की जनता से टकराव शुरू हो गया। किससे? जनता के अधिकारों से टकराव की अब यहां से बेटा शुरुआत हो जाती है। जनता इनसे टकराने लग गई क्योंकि भैया आप हमारे अधिकारों को सीमित करेंगे, यानी एक और लड़ाई यहां से आ गई। लेकिन शंकरी प्रसाद किससे संबंधित है? पार्लियामेंट की पावर की बात करता है और यहां कोर्ट ने उसकी पावर को बता दिया है। तो क्या पूछा है? शंकरी प्रसाद मामले में किसे अधिकार मिला? न्यायालय को, संसद को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। तो किसको अधिकार मिल गया? संसद को। यानी कि संसद की शक्तियों में विस्तार। क्या कह सकते हैं इस मामले से? संसद की शक्तियों में विस्तार किया गया। शक्तियों में विस्तार, ठीक है। किस किस में संविधान संशोधन कर सकती है? तो ये पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। यानी कि इसके पास पूरी पावर आ गई है कि वो अपनी शक्ति के तहत अब किसी भी हिस्से को, किसी भी पार्ट को संविधान में संशोधन कर सकती है बेटा। अब आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 का। इसमें क्या है देखिए, सरकार ने कई कृषकों की भूमि अपने नियंत्रण में ले ली और किसानों से कहा कि हमारा मौलिक अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार छीना गया। क्योंकि आपको पता हो 1967 उसी की बात की जा रही है जब यहां संपत्ति का अधिकार क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट है। और सरकार आती है और आकर हमारी प्रॉपर्टी को ले लेती है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब उसने हमारे फंडामेंटल राइट को छीन लिया। इसी बात को गोलकनाथ कह रहे हैं, पंजाब राज्य के अर्थात पंजाब की सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। कोर्ट ने क्या कहा? यानी क्या संसद अधिकारों में मनमाने बदलाव कर सकती है? फिर से प्रश्न उठ गया यहां। तो न्यायालय ने कहा मौलिक अधिकारों को संसद हाथ नहीं लगा सकती, वे संविधान की आत्मा है। अब देखिए आप, पीछे अभी मामले में देखा कि इसकी पावर असीमित कर दी। कितनी? असीमित। लेकिन यहां क्या हो गया कि संसद की शक्तियों में रोक लगाई गई। क्या? संसद की शक्ति में रोक, पावर में रोक लगाई और क्या कह दिया कि फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है? संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है भैया। और आत्मा के साथ क्या कोई छेड़छाड़ की जा सकती है? मेरी ये पूरी बॉडी है, मेरी पूरी बॉडी के आप किसी भी पार्ट्स में, किसी भी हिस्से में कोई कट लगा सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे अंदर एक एनर्जी अर्थात आत्मा है,
उस आत्मा में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। वो आत्मा तो हमेशा ऐसी ही रहेगी, और जैसी वो आत्मा निकल गई तो ये शरीर खत्म, डेड एकदम। तो यही कहा जा रहा है इसमें कि आप जो फंडामेंटल राइट को छेड़छाड़ कर रहे हैं वो आत्मा है, और आत्मा में कभी बदलाव नहीं होता, कैसा भी संशोधन नहीं होता है, आप नहीं कर सकते। यानी एक मामले में पहले कोर्ट क्या कह रहा है कि वो आप संविधान संशोधन कर सकते हैं कहीं भी, फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसबी हो, कोई भी अधिकार, डीपीएसबी तो खैर है ही है, डीपीएसबी हो, मतलब कोई भी अधिकार हो, सब में बदलाव होगा। अब लेकिन दूसरा केस तुरंत आया, गोलकनाथ मामला, और क्या कह रहे हैं अब कि फंडामेंटल राइट संविधान की आत्मा है और उसमें कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। तो जो पहले वाला केस था उस केस को, अर्थात कौन सा केस था बेटा, शंकरी प्रसाद मामला था। कौन सा था, शंकरी प्रसाद मामला, और शंकरी प्रसाद मामला को किसमें, गोलकनाथ मामले में बदल दिया गया। तो मैं यहां दूसरा पॉइंट लिख सकता हूं बेटा कि नहीं, क्या शंकरी प्रसाद, इसको शंकरी प्रसाद मामले को इसमें बदल दिया गया। क्या कर दिया गया, इसमें बदल दिया गया, इस केस में उस फैसले को बदल दिया गया। ठीक है, यानी अब संसद की शक्तियों में बेटा रोक लगने लग गई है। तो ऐसा कौन सा केस था जिसने संसद की पावर में रोक लगाई, जिसने संसद की शक्तियों में रोक लगाई? तो कौन सा केस था बेटा, गोलकनाथ। गोलकनाथ मामले का प्रभाव क्या पड़ा, संसद संशोधन नहीं कर सकती, न्यायालय असहाय, राज्य शक्तिशाली या राष्ट्रपति सर्वोच्च। तो यह क्या है कि संसद संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन इसने किसकी बात कही थी बेटा, इसने बात की थी एफआर की, किसकी, फंडामेंटल राइट अर्थात मूल अधिकार की। मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, इसने ये बात कही है। ठीक है, पूरे संविधान की बात नहीं की, केवल किसकी बात की, केवल मूल अधिकार की बात की कि मूल अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन, गोलकनाथ मामला 1967 का, जो पंजाब राज्य से है। लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है कि किस मामले में, किस केस में संविधान की आत्मा मूल अधिकार को कहा गया। तो मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किस केस में कहा गया, गोलकनाथ मामले में कहा गया है। ठीक है, युग 2 1970 से 1990 के बीच शुरू होता है, जिसमें क्या बताया गया, सत्ता, संविधान और न्याय यानी कि टकराव का तूफान है। किसके बीच में, सरकार के बीच में, सत्ता के बीच में और न्याय के बीच में। तो देखते हैं इस तूफान में कौन कौन से मामले आए जिन्होंने सत्ता को, या कहूं मैं सरकार को, कटघरे में खड़ा किया, और न्यायालय को भी चुनौती दी कि भैया आप फैसला सही नहीं दे रहे हैं, दोबारा से या फिर से दीजिए। तो देखते हैं, आइए। पहला मामला है केशवानंद भारती मामला, केरल राज्य। कब हुआ, 1973 में। सब लोग जानते हैं इस मामले को, बड़ा ही ऐतिहासिक मामला है। यानी कि इसके द्वारा, या कहूं मैं इसके बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसे हम लघु संविधान की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन ने, इस मामले ने पूरे संविधान को बदल दिया था। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसने सबसे पहले कटघरे में खड़ा किया केरल की सरकार को, और क्या कहा, केरल राज्य में भूमि संबंधी कानून बनाए गए, जिससे मठों यानी कि धार्मिक संस्थानों की भूमि सरकार अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। आपको पता है कि यहां तक भी हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट ही है, अभी भी बदला नहीं है, क्योंकि 1973 में पहुंचे हैं हम लोग। और उसके बाद केशवानंद भारती नाम के साधु ने कहा कि ये हमारे अधिकारों पर बार है, क्योंकि जो केशवानंद भारती थे वो एक साधु थे, और उन साधु ने किसानों की सोचा, उसके द्वारा सरकार प्रॉपर्टी को ले रही है, किसानों की प्रॉपर्टी को जब्त किया जा रहा है, एक तरीके से कहूं खरीदा जा रहा है कम दामों में। तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं आप अपने, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, उन पर बार कर रहे हैं, आप जो नागरिक है उस नागरिक के पैरों को काट रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये चीजों को कहा। असली दुख कहां था, सरकार ने कहा कि हम संविधान में बदलाव करके यह सब कर सकते हैं, यानी अधिकार बदलने की चाबी सरकार के हाथ। क्योंकि आपको पता हो, पहले हमने एक केस में अभी देखा था कि संसद संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है।
जब संविधान में संशोधन कर सकती है बेटा, तो वो हमारे जो अधिकार है उन अधिकारों में भी बदलाव कर सकती है। किस तरह से? जो वो अपनी सुविधा अनुसार सही समझे उस तरह से वो सारे बदलाव कर सकती है। तो सरकार ने कहा ये हमारे पास है, लेकिन न्यायालय क्या कहता है? या न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं तोड़ सकती। किसको? मूल ढांचे को। मूल ढांचे का मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं आपसे, तो आप अपने घर की खिड़कियां बदल सकते हैं, आप अपने घर के पर्दे बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने घर की नींव नहीं बदल सकते। यदि आप नींव बदलोगे अपने घर की, तो आपका घर गिर जाएगा। तो जब घर गिर जाएगा आपका, तो उसके लिए क्या है कि आप अपने पर्दे बदलिए, खिड़कियां बदलिए, लेकिन घर की नींव मत बदलिए। सेम यहां यही कहा जा रहा है कि संविधान का जो ऊपरी चीजें हैं उनको बदलिए, ढांचे को नहीं। यदि आपने ढांचे को बदला तो ढांचा क्या है? आपके मकान को गिरा देगा। तो इसी बात को केशवानंद भारती कह रहे हैं यहां हमारे संविधान के लिए, और फिर न्यायालय भी इस बात को मानता है और कहता है। उसके बाद उसने कहा कि मूल ढांचे में क्या क्या आता है, मूल संरचना में क्या क्या आता है। तो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आती है मेरे भाई। उसके बाद देखेंगे आप, धर्म की निरपेक्षता आती है, लोकतंत्र आता है, फंडामेंटल राइट आते हैं, शक्तियों का अलग अलग होना आता है, यानी केंद्र सरकार की अलग शक्ति, विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग। इस तरह से जो हमने केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया है, विधायिका को अलग किया, कार्यपालिका को अलग किया और हमने न्यायपालिका को भी अलग किया है। तो भैया आप सारी चीजें अलग हैं, उनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। ये हमारे मूल संविधान की मूल संरचना है, ये हमारी नींव है, और नींव आपने हिलाई तो पूरी बिल्डिंग गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। यानी कि यहां से संविधान को बचाने की बात की जा रही है, किसके द्वारा? केशवानंद भारती के द्वारा। तो मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित था, यह पूछा जाता है। तो मूल संरचना को किसने, कोर्ट ने किस मामले में कहा? तो केशवानंद भारती मामले में कहा कि आप इस मामले में, अर्थात इस संविधान में कोई बदलाव, चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मूल संरचना में क्या शामिल है? राष्ट्रपति की शक्तियां, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सांसदों का वेतन और चुनाव आयोग की नियुक्ति। तो हमें क्या देखने को मिलती है यहां? न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि मूल संरचना के अंतर्गत उन्होंने इस बात को डाला है कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जो कार्यपालिका की स्वतंत्रता है और जो विधायिका की स्वतंत्रता है, तीनों को अलग अलग किया है हमने। तो इसी वजह से आप न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने दीजिए, आप उसकी स्वतंत्रता के साथ कोई भी और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ मत कीजिए। यदि आपने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित किया तो लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र कहीं ना कहीं मरना शुरू हो जाएगा। जनता की आवाज उठाने वाला स्थान खत्म हो जाएगा, जनता की फेवर लेने वाले लोग चले जाएंगे और इस जनता के साथ कोई किसी भी प्रकार का न्याय नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस बात को केशवानंद भारती मामले में कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा। अब आता है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। यह मामला आया 1975 का, यानी अब उसी की बात कर रहे हैं हम, इमरजेंसी के टाइम की। इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, क्यों केस डाल रही है? चुनाव में राजनारायण ने आरोप लगाया किस पर? इंदिरा गांधी, क्योंकि पीएम बनी है। तो जो राजनारायण है, राजनारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री जो जीती है इस चुनाव को अनुचित तरीके से जीती है, गलत तरीके से जीती है, उन्होंने गलत चीजों का इस्तेमाल किया है जिसके द्वारा वो पीएम और प्रधानमंत्री बनी है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया कि इस चुनाव को बेटा रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द। अरे भाई प्रधानमंत्री का चुनाव है, सांसद बनी वो और कह दिया उसने, यूपी में डाला कोर्ट में। तो यूपी का जो हाई कोर्ट है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चुनाव को रद्द कर दिया। अब भाई जैसे रद्द हुआ तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तो हिल गई, क्योंकि अब इंदिरा गांधी जो पीएम बन गई हैं वो किसी भी संसद की सदस्य नहीं रही, और संसद के किसी भी सदन की सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक रह सकती हैं। तो जब कुर्सी हिलने लग गई, अब उन्होंने चालाकी खेली। क्या किया? उन्होंने कहा, संसद ने तत्काल कानून बदलकर कहा कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव है उसकी न्यायालय जांच ही नहीं कर सकती। यानी कि इंदिरा गांधी खेलने लग गई अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव है, यानी कि सांसदी का चुनाव है, उसको न्यायालय में कभी चुनौती नहीं दी जा सकती और न्यायालय कभी उसकी जांच नहीं कर सकता। यानी सांसदी का जो चुनाव है वो न्यायालय क्षेत्र से बाहर कर दिया।
ऐसा उन्होंने बिल लेकर आई। लेकिन न्यायालय ने तुरंत कहा कि भाई ये लोकतंत्र है, जनता की सरकार होती है यहां, और आप चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि ये संविधान का मूल ढांचा है। आप इस तरह की छेड़खानी कर रही हैं, आप न्यायपालिका से बाहर कर रही हैं यदि चुनाव को, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र को इस तरह से कुचला नहीं जा सकता है कि आप उसको, उसकी आवाज को दबा रही हैं, उसके गले को पकड़ रही हैं, और आपने तो चुनाव को ही न्यायालय से बाहर कर दिया। भाई ये कौन सा तरीका है? और चुनाव निष्पक्ष होगा और न्यायालय इसका रिव्यू कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। यानी न्यायपालिका का अधिकार है अब कि कोई भी चुनाव कैसा है, किस तरह का है, और उसको चुनौती दी जाती है, चैलेंज दिया जाता है, तो न्यायपालिका रिव्यू करेगी। सरकार ने इस विधेयक को तुरंत खारिज कर दिया और गिर गई सरकार किसकी? इंदिरा गांधी की। इसीलिए कहा जाता है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला किस विषय पर था? संसद निर्माण, चुनाव की वैधता, राज्य शासन और पर्यावरण। तो किससे संबंधित था बेटा? चुनाव की वैधता से। किससे संबंधित था? चुनाव की वैधता से संबंधित था। और इस मामले में इंदिरा गांधी ने चुनाव को न्यायालय से बाहर कर दिया था, यानी चुनाव की समीक्षा न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी, ऐसा विधेयक पास किया था संसद में। लेकिन आगे चलकर कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और इस बिल को समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मामला आता है एडीएम जबलपुर। जो भी एडीएम थे जबलपुर के, उनके खिलाफ बनाम शिवकांत शुक्ला। तो जबलपुर के एडीएम के खिलाफ 1976 में शिवकांत शुक्ला जी एक केस डालते हैं। केस क्या था, यानी मामला क्या था कि आपातकाल का काला निर्णय कहा जाता है इसे। क्या? आपातकाल लगा और सरकार ने हजारों लोगों को बिना कारण बताए जेल में डाल दिया। अब ऐसे लोग राहत के लिए न्यायालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने, हमें आपातकाल चल रहा है, मैं इस बात को मानता हूं, बखूबी जानता भी हूं, लेकिन बिना रीजन बताए इन्होंने हमें जेल के अंदर डाल दिया है। तो अब भाई आप बताइए, इस तरह से क्यों डाल दिया? कोई तो रीजन हो, आपातकाल है इस बात को समझते हैं, इमरजेंसी है समझते हैं, लेकिन बिना बताए आप हमें जेल में डाल रहे हैं, ये बात हमें समझ नहीं आ रही किसी भी तरह से। कैसी बेबुनियादी बातें चल रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, सवाल क्या है आपका, अपना सवाल बताइए। तो उन्होंने कहा भाई आपातकाल में क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता बची रहती है या नहीं, ये हमें बताइए। क्या आर्टिकल 21 हमें मिलता है या नहीं मिलता है? तो अब कोर्ट क्या कह रहा है सुनिए। कोर्ट ने कहा यह निर्णय क्यों काला माना गया? पहली बात, क्यों आप इसे काला निर्णय कह रहे हैं? दूसरा, इसने सरकार को असीमित शक्ति दे दी। क्यों काला निर्णय मांग रहे हैं? क्योंकि न्यायालय ने भाई असीमित शक्ति किसको दे दी? सरकार को, अर्थात संसद को दे दी है। और दूसरा, लोग जेल में सड़ते रहे, न्यायालय हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि असली पावर यहां किसके पास पहुंच गई है? पावर पहुंच गई है बेटा पार्लियामेंट के पास। किसके पास? पार्लियामेंट के पास। इसीलिए कहा जाता है क्या है ये? आपातकाल का काला निर्णय, क्योंकि यहां न्यायालय ने हाथ खड़े कर दिए। किसने? न्यायालय ने कहा कि हम कुछ नहीं करते, आपात कर सकते, आपातकाल है, आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता चली गई तो चली गई, बची रह गई तो बची रहेगी, हमें नहीं पता। और लोग सड़ते रहे विदाउट रीजन, और न्यायालय ने भी कुछ निर्णय नहीं किया, यहां चुप और शांत पड़ गया। कहा कि संसद की शक्ति है, संसद अपने अधिकारों के तहत इन चीजों को कर रही है, और इस संसद को पूरे अधिकार है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते भैया, हमें कुछ नहीं पता है। इस तरह ये मामला खत्म कर दिया चंद बातों को कहकर। इसीलिए एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 का मामला कहा जाता है कैसा? आपातकाल का सबसे काला निर्णय। कैसा जजमेंट है? काला एकदम, क्योंकि इसमें लोकतंत्र की हत्या हुई कहीं ना कहीं, और आर्टिकल 21 को दरकिनार किया गया। एडीएम जबलपुर निर्णय में न्यायालय ने क्या कहा? अधिकार सर्वोपरि है, आपातकाल में अधिकार निलंबित होंगे, नागरिक सर्वोच्च है और न्यायालय शक्तिशाली है। तो क्या किया था बेटा? हमारे जो आपातकाल में अधिकार थे वो अधिकार क्या हो गए? निलंबित हो गए, ध्वस्त हो गए, और न्यायालय भी कुछ नहीं कर पाया, हाथ खड़े कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, पार्लियामेंट पावरफुल है। तो इसलिए क्या है? ये काला निर्णय है। कौन सा? शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर। अब देखिए मिनर्वा मिल्स मामला बनाम भारत संघ 1980 का। इसमें क्या हुआ? सरकार आपातकाल के बाद फिर संविधान बदलने लगी और कहा संसद को बदलाव की असीमित शक्ति है। वही बात चल रही है कि जो शक्ति सरकार को दी गई थी, जो पार्लियामेंट को दिया गया था अधिकार था, वो अधिकार अनलिमिटेड है, असीमित है। ठीक है,
तो असीमित अधिकार है और अनलिमिटेड है, तो उसकी बात की जा रही है। न्यायालय ने क्या कहा कि संसद चाहे तो बदलाव कर सकती है, लेकिन जो उन्होंने केशवानंद भारती मामले में कहा, क्या संविधान के मूल ढांचे में कोई मिटा नहीं सकती है। किसको? संविधान के मूल ढांचे को नहीं मिटा सकती है, पहला। और दूसरा क्या कहा? संवैधानिक सीमाओं को धोखा नहीं दे सकती है। किसको? संवैधानिक सीमाओं को धोखा नहीं दे सकती है। यानी कि ये दो बातें हमें देखने को मिल रही हैं। एक तो जो मूल ढांचा है, जैसा मैंने आपसे कहा था अभी केशवानंद भारती मामले में, कि आप नींव में कोई बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बिल्डिंग गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और दूसरा, जो हमारी सीमाएं हैं, जो लिमिटेशन लगी हुई है संविधान में, उनके साथ कोई फेरबदल मत करो, उसमें कोई लूप होल मत ढूंढो और उन्हें धोखा मत दो कि आप लूप होल ढूंढ लिया और उसके आधार पर धोखा देकर आप उसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव कर रहे हैं, तो वो बदलाव नहीं कर सकते आप। ठीक है सर। अब प्रभाव क्या हुआ? अब यहां से मूल ढांचे की जो सुरक्षा थी बेटा, वो और मजबूत हो गई, क्योंकि सबसे पहले कब मजबूत हुई? केशवानंद भारती मामले में। किसमें? केशवानंद भारती मामले में मजबूत हुई, और उसके बाद यहां आकर और मजबूत हो गई। किसमें? मिनर्वा मिल्स मामले में, यानी भारत संघ। तो ये किससे संबंधित मामला है? संसद की बदलाव की जो असीमित शक्ति है उनको कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है अब। तो ये किस सिद्धांत को मजबूत करता है मामला? मूल संरचना को, संपत्ति को, समानता को, या आरक्षण को? तो किसको करता है बेटा? मूल संरचना को। किसको इसने बदलाव किया है? किस सिद्धांत को मजबूत किया है? तो जो हमारा मूल संरचना का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को ये मजबूत करता है। यानी जो केशवानंद भारती मामले में बात उखड़ी, बात की गई, अब उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है और उसको मजबूती दी जा रही है। यानी 1973 से 1980 आ गया, कोर्ट इसी फेवर में चल रहा है और मजबूती प्रदान कर रहा है। ठीक है, आगे आइए। इंदिरा साहनी, जिसे हम मंडल आयोग मामला भी कहते हैं क्योंकि ओबीसी से संबंधित था, आरक्षण से संबंधित था, इसलिए। तो इसमें सरकार ने क्या किया? सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी और शिक्षा में बड़ा आरक्षण लागू किया। देश में बहस छिड़ गई, क्या आरक्षण की कोई सीमा नहीं है? क्योंकि आपको पता है, एक बिल के माध्यम से, यहां आयोग नहीं आया, एक बिल पेश किया, संसदीय बिल, और उस संसदीय विधेयक के आधार पर 27% आरक्षण दे दिया गया ओबीसी को। और उस ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, किसमें? शिक्षा में दिया, सरकारी नौकरी में दिया। अब क्या हुआ कि आप आरक्षण दे रहे हैं, तो आपने कहा था कि हमारी लिमिटेशन यानी कि सीमा 50% है, तो क्या आरक्षण की कोई सीमा नहीं है? लिमिटेशन बाहर नहीं जा रही है? क्या कहा? आरक्षण कब तक, कितना और किसके लिए है? ये इन्होंने, इंदिरा साहनी ने प्रश्न किया इसमें कि आप किसी व्यक्ति को आरक्षण कब तक दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं और किसके लिए दे सकते हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि आरक्षण अधिकतम 50% दिया जा सकता है। पिछड़ेपन का प्रमाण आवश्यक है, यानी कि प्रमाण पत्र बनेंगे। जो 8 लाख से कम कमाता है वो पिछड़े की कैटेगरी में आएगा, उसमें भी हम लेयर बनाएंगे। और क्रीमी परत, यानी जो आर्थिक रूप से मजबूत है उन्हें आरक्षण अर्थात लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि हम एक लेयर बनाएंगे, जैसे 8 लाख, 10 लाख, जो भी लिमिट हम सेट करते हैं 8 लाख की है, तो 8 लाख से जो ऊपर जाता है वो क्रीमी लेयर में आ जाता है। और ऐसे व्यक्ति को हम आरक्षण नहीं देंगे जिसकी सालाना कमाई 8 लाख से ज्यादा है, और उससे प्रमाण पत्र भी ओबीसी का नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा, ऐसा कोर्ट ने कहा। लेकिन आपको पता है कि ऐसी चीजें हो नहीं पाती हैं। अब देखिए, मंडल आयोग मामला प्रसिद्ध क्यों है? संपत्ति से, एनआरआई से, आरक्षण सीमा से, या सेना से? तो किससे संबंधित है बेटा? आरक्षण सीमा। और इसने आरक्षण सीमा कितनी डिसाइड कर दी कि ओवरऑल का 50% से अधिक आप टोटल आरक्षण नहीं दे सकते। जैसे आपने ओबीसी को दे दिया, एससी को दे दिया, एसटी को दे दिया, इन सभी का आरक्षण टोटल मिलाकर 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट में स्थिति कुछ और है, 10% और बढ़ गया और ये लगभग 59 हो गया है। लेकिन ये सीमा यहां आज खत्म हो गई है, लेकिन हम 1980 की बात कर रहे हैं, तो वहां कुछ और था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न। मंडल आयोग में क्रीमी परत सिद्धांत किसके लिए था? सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, या अल्पसंख्यक? तो किसके लिए? पिछड़े वर्गों में जो संपन्न लोग हैं, आर्थिक रूप से जो संपन्न हैं,
जो 8 लाख से ज्यादा की कमाई करते हैं, उनकी सालाना कमाई इससे अधिक है, ऐसे व्यक्ति क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी परत में आते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, यानी 1993 में एक मामला आया उन्नी कृष्णन का। उन्नी कृष्णन क्या था कि बहुत सी निजी संस्थाएं अत्यधिक शुल्क वसूल रही थी और गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर दूर तक थी, यानी कि शिक्षा नहीं मिल रही थी गरीब बच्चों को, क्योंकि फीस इन लोगों ने इतनी बढ़ा दी जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब गरीब बच्चा है, मान के चलिए आसपास उसके निजी स्कूल है और सरकारी स्कूल नहीं है, तो वो किस तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसे कैसे शिक्षा दी जाएगी। तो ऐसा किन्ने उन्नी कृष्णन ने एक केस डाला कि इनके लिए भैया कुछ तो करो, क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ अमीरों के लिए, ऐसा इन्होंने प्रश्न किया इस केस में। तो क्या कहा न्यायालय ने? न्यायालय ने कहा कि 14 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। आपको भी पता है, हमने इसके लिए बाद में, अभी 1993 का मामला है, लेकिन हम 86वां संविधान संशोधन करेंगे 2002 में, और क्या आर्टिकल 21 में ये चीज दे देंगे। दूसरा कहा शिक्षा जीवन का आधार है और निजी शिक्षण संस्थाएं भी न्यायपूर्ण शुल्क रखें, यानी कि कोई व्यक्ति की हैसियत ऐसी नहीं है या ऐसी फीस देने में वो सक्षम नहीं है, तो आप उन लोगों को कुछ छूट प्रदान करें, कुछ शिक्षा में छूट प्रदान करें, कुछ और अन्य सुविधाएं दें, जिससे कि उस गरीब का बच्चा भी अपनी शिक्षा पूरी कर सके, पढ़ाई पूरी कर सके और अपने परिवार की स्थितियों को सुधार सके। क्योंकि हर बच्चे के पास शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि इस 19 कृष्णन से ये मांग उठने लगी है, बात आने लगी है कि हम 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। क्योंकि आपको पता हो डीपीएसपी में दिया गया 45 में, हमारे मौलिक कर्तव्य में 51 कहां में डाला गया, आर्टिकल 21 कहां में डाला गया, तीनों में डाला गया, लेकिन कब? 86 में संविधान संशोधन से। तो ये बात उखड़ के सबसे पहले कहां आई है? उन्नी कृष्णन में, जो आंध्र प्रदेश वर्सेस उन्नी कृष्णन मामला है। ठीक है, अब असर क्या हुआ? इसके बाद संविधान में नए अनुच्छेद जोड़े गए, 21 का शिक्षा का अधिकार, फिर कानूनी बना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आया। ठीक है, तो ये इसी मामले का सब कुछ रचा हुआ है। उन्नी कृष्णन मामला किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था बेटा? शिक्षा का अधिकार। किससे? शिक्षा के अधिकार से संबंधित था उन्नी कृष्णन मामला। 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? 21 का में। किसमें है? आर्टिकल 21 का में, यानी ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आप देखेंगे इसी के आधार पर तो हमारे यहाँ आज गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट स्कूल किसके आधार पर चल रहे हैं? इसी के आधार पर चल रहे हैं, इसी वजह से चल रहे हैं। ठीक है, तो वहां देखेंगे आप 14 साल तक के बच्चों को फ्री में पढ़ाई की जाती है, मिड डे मील में खाना मिलता है, किताबें मिलती हैं और ड्रेस मिलती है, बैग मिलते हैं। तो ये क्या है? उस बच्चे को दिया जाता है, यानी कि जूनियर स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक कर्तव्य बना दिया सरकार ने, हर बच्चे का फंडामेंटल राइट बना दिया, राज्य का कर्तव्य बना दिया और अभिभावक का कर्तव्य बना दिया। क्योंकि इसको 3 जगह डाला उन्होंने। कैसे? देखिए, आप 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो 3 जगह चर्चा मिलती है। एक फंडामेंटल राइट में मिलती है आपको बेटा आर्टिकल 21 का में, दूसरा डीपीएसपी में मिलती है आर्टिकल 45 में, तीसरा आपको मिलती है किसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी, है ना, मौलिक कर्तव्य में, आर्टिकल 51 का में। इन तीनों में आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं बेटा कि ये आप बताइए मुझे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि ये नागरिक का फंडामेंटल राइट है, अर्थात मूल अधिकार है कि उसे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक शिक्षा मिलनी चाहिए। ये राज्य का कर्तव्य है बेटा। किसका? राज्य का कर्तव्य है। और ये देखेंगे आप, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं तो ये अभिभावक का कर्तव्य है। किसका? अभिभावक का कर्तव्य। अभिभावक कोई भी हो सकता है, वो माँ बाप, बच्चा, यानी कि ऐसा बच्चा जिसकी केयर करने वाला, पालन पोषण करने वाला व्यक्ति अभिभावक कहलाता है।
वो माता पिता हो सकते हैं, वो भाई बहन हो सकते हैं, वो उसकी पत्नी हो सकती है, वो उसके दादा दादी हो सकते हैं, उसके चाची हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है। जिस व्यक्ति का पालन पोषण, जिस बच्चे का पालन पोषण किसी और के द्वारा किया जाता है, जिस भी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वो उसका अभिभावक कहलाता है। हो सकता है किसी के माँ बाप बचपन में ही खत्म हो गए, अनाथालय में पड़ा हो, तो क्या माँ बाप नहीं है तो अभिभावक नहीं होंगे क्या? उसके अभिभावक होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है वो व्यक्ति अभिभावक कहलाता है जो उसका पालन पोषण करता है। तो अनाथालय में जिसके द्वारा उसका पालन पोषण किया जा रहा है वही उसके अभिभावक है। ठीक है, तो ये अभिभावक का कर्तव्य है कि 14 साल तक उसको क्या दे? शिक्षा दिलाए। और डीपीएसबी में किसका कर्तव्य है? राज्य का। और फंडामेंटल क्या है? हमारा अधिकार है ये। ठीक है, ये तीनों इन आर्टिकल में डिफरेंस है, लेकिन बात एक ही कहते हैं, तीनों जुड़े एक ही संविधान संशोधन से हैं। कौन से? 86वें संविधान संशोधन से। आइए, एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 का मामला है। कुछ बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सिर्फ राजनीतिक कारणों से हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। किसके आधार पर यह लगाया है? ओनली ऑन राजनीतिक मामला है। इससे राजनीतिक कारणों से, तो राजनीतिक कारणों से भाई राष्ट्रपति शासन लग गया। अब राज्यों का हक है कि टूटने लगा? उन्हें लगा यार कि जब केंद्र सरकार में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की सरकार राज्य में नहीं आती है, तो भाई ये राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और ये तो हमारे हक की लड़ाई है, हमारा अस्तित्व खत्म किया जा रहा है, हमारा वजूद खत्म किया जा रहा है। तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई कि भाई हमें जानना है कि केंद्र सरकार बिना बात के, यानी राजनीतिक कारण से उसकी पार्टी की सरकार नहीं है तो हमें फंड देना बंद कर देती है और ऐसी स्थिति ला देती है सरकार तोड़ के कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। बड़ा सवाल उठा, यह केंद्र की मनमानी, प्रश्न क्या था? यह केंद्र मनमानी करके राज्यों की सरकार गिरा सकता है क्या? एसआर बॉम्बई ने पूछा। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की जांच न्यायालय कर सकता है। किस मामले से क्लियर हो रहा है? एसआर बॉम्बई मामले से। एसआर बॉम्बई मामले से हमें एक बात पता चल गई है कि न्यायालय द्वारा किसी भी राष्ट्रपति शासन की जांच की जा सकती है। दूसरा क्या? केंद्र राजनीतिक बदले की भावना से नहीं चल सकता है, क्योंकि भाई आप पर बड़ी सरकार है, आपके पास बड़ी शक्तियां हैं और आप बदले की भावना के साथ चल रहे हैं, आप में बदले की भावना है, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा, ऐसे देश नहीं चल पाएगा, ऐसे राज्य नहीं चल पाएगा। तो आपको अपनी ये मानसिकता बदलनी होगी और आप अपनी इस मानसिकता को बदलते हैं तभी जाकर चीजें बहुत अच्छी क्लियर होंगी, भविष्य की चीजें बहुत क्लियर होंगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। और जो सरकार बहुमत में है उसे तो आप कैसे भी हटा नहीं सकते, कैसे भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। आप जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रॉब्लम है। और आप देखेंगे इस तरह से संघवाद जो है वो संघवाद मजबूत हुआ। संघवाद क्या होता है? कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करें, उसे संघवाद है। तो वो संघवाद यहां से मजबूत होता है, दोनों के बीच सहयोग बढ़ता है, दोनों एक दूसरे की बातें मानते हैं। और इस तरह से जो राष्ट्रपति शासन देश में बार बार हर राज्य में लगने को तैयार था, सरकार गिरने को तैयार थी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग जाती है। किस मामले से? एसआर बॉम्बई मामला कब का है? 1994 का है बेटा। ठीक है, देखिए अब प्रश्न क्या बन सकता है? एसआर बॉम्बई मामला किस विषय से संबंधित था? राष्ट्रपति की शक्ति से, संघवाद से, चुनाव आयोग से और धार्मिक स्थल। तो किस किस की शक्ति को मजबूत किया गया? केंद्र और राज्य के संबंध को मजबूत किया गया। यानी कि यहां से हमें क्या पता चल रहा है? यहां से हमें संघवाद देखने को मिल रहा है, यहां से हमारा संघवाद मजबूत हो रहा है। तो यह मामला किससे संबंधित हो गया दोस्त? संघवाद से। राष्ट्रपति शासन की जांच राष्ट्रपति शासन की जांच न्यायालय कर सकता है। किस मामले ने कहा? तो किसने कहा? एसआर बॉम्बई मामले ने। एसआर बॉम्बई से एक और शक्ति मिल गई किसको? राष्ट्रपति को, न्यायालय को, कि राष्ट्रपति शासन की जांच कर सकता है। अब देखिए एमसी मेहता। एमसी मेहता 10 साल की चीजें हैं,
1986 से शुरू होता है, 1996 तक चलता है। तो 10 साल में इसने क्या क्या और कैसे कैसे बदलाव किए देखिए। दिल्ली, भोपाल, गंगा जैसे स्थानों पर कारखानों की जहरीली गैस और गंदा पानी लाखों लोगों को बीमार कर रहा था। तो कंपनियां कहती हैं कि दोष हमारा नहीं है, यानी एमसी मेहता ने कहा कि आपने जो कंपनी लगा दी है और इन कंपनियों से जो गंदा पानी, केमिकल निकलता है वो हमारी नदियों में जा रहा है, और नदियां यानी कि गंगा नदी हमारी कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। तो कंपनी क्या कह रही है कि इसमें हमारा दोष नहीं है, हमारे पास से होके गंगा जा रही है इसलिए इसमें जा रहा है। तो ये गंगा की कमी है कि हमारे पास से होके क्यों गुजर रही है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। भाई गंगा की कमी है कि उसके पास से होकर क्यों गुजरी और उसके शहर से होकर क्यों गुजरी, हम तो अपना केमिकल इसी में डालेंगे। तो मेहता साहब ने कहा यार ये तो बड़े बदतमीज आदमी है भाई, ये देश का या इस प्रकृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं और समझने की बजाय हमें उल्टा डांट रहे हैं, हमें उल्टा बोल रहे हैं, बतला रहे हैं। तो एमसी मेहता साहब ने कोर्ट में डाला कि अगर उद्योग गलती करता है तो क्या यह बहाना चलेगा। न्यायालय ने कहा ऐसे मामले में उद्योग पूरी तरह से जिम्मेदार है, पहली बात, और इस तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा, इस तरह का वो कोई भी बहाना नहीं कर सकता। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और आप करेंगे। यदि आपके द्वारा ऐसी कोई हरकत की जाती है तो समझ लिया आपकी हवा टाइट है, आपका लाइसेंस रद्द है और आपके उद्योग पर लग जाएगा ताला। तो या तो इस पानी को सुधारिए, जहां जाना चाहिए निकासी कीजिए, कुछ गड्ढे कुआं खोदिए और उनमें इस पानी को डिस्ट्रॉय कीजिए, उसमें डालिए, कुछ समय बाद भर जाएंगे, उनमें मिट्टी डाल दीजिए, बंद हो जाएंगे वो। लेकिन आप डायरेक्ट इसमें मत डालिए, या तो इसे अपने यहां प्योरीफाई कीजिए, अपने पीने योग्य बनाइए इसे। यह आपका काम है, कंपनी का और उद्योग का काम है। यह बहानेबाजी आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी, आप पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं और उसके बाद यह कह रहे हैं कि गंगा हमारे पास से होकर गुजर रही है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो ये बहुत बड़ी आपकी मतलब जाहिल बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं, जो आपको बोलने की, सोचने की, समझने की शक्ति भी नहीं है और तमीज भी नहीं है। इस तरह इस मामले से क्या किया गया, फटकारा गया और कंपनी को बोला गया कि आप अपने पानी को, अपना जो केमिकल का पानी है, अपने यहां स्टोर कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन गंगा में नहीं जाएगा। तो वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मामला आ जाता है एमसी मेहता का। तो किस पर केंद्रित था, पर्यावरण पर, और खासकर किस पर, पर्यावरण में भी नदियों पर। यानी नदियों में जो केमिकल का पानी फेंका जा रहा है उसके लिए एमसी मेहता ने यह आवाज उठाई। 10 साल सर्वे किया, मामला कोर्ट में गया, तब जाकर वो चीजों को समझ पाते हैं। इस मामले में महिला ने यौन उत्पीड़न का मामला उठाया। यौन उत्पीड़न का क्या मामला था कि जैसे कोई महिला कार्यस्थल पर अपने ऑफिस में किसी सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हो जाती है तो क्या उसके लिए कोई नियम कानून है आपके यहाँ, या आप किस तरह से सजा देते हैं? क्योंकि उस महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट तो हुआ, अब वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रही, क्योंकि जैसे ही वो आवाज उठाती है तो उसे अपनी नौकरी जाने का डर है, अपनी नौकरी को खोने का डर है, यानी उसकी नौकरी चली जाएगी और साथ के साथ उसकी इज्जत तो जा चुकी है। तो ऐसी समस्याओं के लिए आपके पास किस तरह का कानून है जिससे कि निपटा जा सके? यह मामला उठाया है एक राजस्थान की महिला जिनका नाम है विशाखा, 1997 में। तो इसने क्या किया कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न का मामला था और कार्यालय, स्कूल, दफ्तर, कहीं भी ऐसी घटनाओं के विरुद्ध स्पष्ट कोई नियम नहीं है, क्योंकि महिलाएं क्या है, कोई नियम आपके यहां है नहीं, और महिला यदि आवाज उठाती है तो उसे अपनी नौकरी खोने का डर है। तो समस्या क्या थी यहां प्रश्न क्या डाला इन्होंने इस केस में कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कोई निश्चित कानून है? तो उन्होंने मना किया कि आपके यहां कोई निश्चित कानून नहीं है, तो आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे और किस तरह के आप दिशा निर्देश देते हैं ये हमें बता दीजिए। तो न्यायालय ने क्या कहा कि हर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा अनिवार्य है, शिकायत समिति होनी चाहिए, यानी कि जो भी कंपनी है, जो भी ऐसा संस्थान है और अपनी यहां महिलाओं से कार्य करा रहा है तो उसके पास एक कमेटी होनी चाहिए जहां वो महिला अपनी शिकायत कर सके। दूसरा क्या कहा उन्होंने, लिखित प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि शिकायत लिखित रूप में जानी चाहिए। क्योंकि न्यायालय ने एक बात और कही, कभी कभार क्या होता है कि महिला अपनी पहचान बताना नहीं चाहती है या किसी भी व्यक्ति से वो डायरेक्ट नहीं कह पाती है,
तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, ड्रॉप बॉक्स रखिए। कैसा? शिकायत पेटी रखिए, और उस शिकायत पेटी में वो महिला चुपचाप लिखित रूप से उन बातों को कहकर चली जाएगी या अपना लेटर छोड़कर चली जाएगी, और जो आपकी शिकायत समिति है फिर उस पर जांच पड़ताल करेगी। तो इस तरह से इस बात को कहा। और महिला की मर्यादा सर्वोच्च है, यानी कि महिला के साथ किसी भी तरह का कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई फिजिकल हरासमेंट नहीं हो, कोई सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो, और कोई मेंटली हरासमेंट भी ना हो। ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है, ऐसा उन्होंने कहा। इसी वजह से जो ये न्यायालय ने निर्देश दिए, कंपनियों को दिशा निर्देश दिए, जो भी ऑफिस है, कार्यालय है, स्कूल है, उनको दिशा निर्देश दिए, तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया। और इसी वजह से इन दिशा निर्देशों को कहा जाता है बेटा विशाखा दिशा निर्देश। कैसे? विशाखा दिशा निर्देश भी कहा जाने लगा, क्योंकि विशाखा ने ही 1997 में ये मामला उठाया। और आगे चलकर इस पर कानून कोई था नहीं, लेकिन आगे चलकर महिलाओं के लिए 2013 में एक कानून बनाया गया कि कोई भी महिला किसी कार्यालय, ऑफिस, स्कूल वगैरह में इस तरह के अत्याचार का शिकार होती है तो उसके लिए अलग कानून होगा। हो सकता है कंपनी पर ताला लगा दिया जाए, उस एम्प्लॉय को निकाल दिया जाए, या उस कंपनी के मालिक के साथ भी कार्रवाई की जाए। इस तरह के उस कानून में नियम बनाए गए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या बनता है? विशाखा मामला किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, क्या है? विशाखा मामला किससे जुड़ा हुआ है? पुरुष अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा, सेना नियुक्ति या विदेशी नीति? तो किससे जुड़ा था? महिला सुरक्षा। और इसी मामले को हम क्या कहते हैं? विशाखा दिशा निर्देश। क्या बोलते हैं हम इनको? विशाखा दिशा निर्देश। ठीक है, अब देखिए विशाखा दिशा निर्देश किस स्थान पर लागू होते हैं? केवल सरकारी दफ्तर में, केवल कारखाने में, सभी कार्यस्थल पर, या केवल विद्यालय में? तो सभी कार्यस्थल पर। ऐसे कार्यस्थल जहां पर महिलाएं काम करती हैं, उन सभी कार्यस्थलों पर ये जो विशाखा दिशा निर्देश हैं वो लागू होते हैं। विशाखा दिशा निर्देश से संबंधित मामला कब आया है? 1997 में। किस राज्य सरकार के विरुद्ध लाया गया था सबसे पहले, या कहूं विशाखा ने सबसे पहले किस हाई कोर्ट में इन नियमों की मांग उठाई है? तो राजस्थान में उठाई है। तो इसीलिए मामला क्या है? विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य 1997 का मामला। ठीक है, विशाखा निर्णय किस शून्य को भरता है? यानी कौन से ऐसे खालीपन को भरता है, कौन से ऐसे गड्ढे को भरता है जिसको आज तक किसी ने नहीं भरा? वो क्या है? पुलिस सुधार, कार्यस्थल सुरक्षा कानून, भूमि सुधार, या बैंक धोखाधड़ी? तो क्या था? कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून है, यानी कि उस गड्ढे को भरता है जिसमें आज तक महिलाओं के लिए किसी ने और किसी भी व्यक्ति के द्वारा सोचा नहीं गया था, उस गड्ढे को इनके द्वारा भरा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इंटरनेट पर अभिव्यक्ति धारा 66 का रद्द 2015, यानी कि ये मामला, ये जो युग है ना बेटा, ये ऐसा युग और मामला आ गया कि यहां व्यक्ति की आजादी, व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित और बहुत संवेदनशील मामला है ये इंटरनेट, क्योंकि प्राइवेसी की भी बात करेगा, अपनी आजादी की बात करेगा, अपने अभिव्यक्ति की बात करेगा, अपने विचारों की बात करेगा कि उसके साथ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह की घटनाओं के होने की उम्मीद है। और ये वो जमाना जेनजी का आ गया है जो बड़ी प्राइवेसी की मांग करता है। और आप समझिए फोन में पासवर्ड रखने वाली ये जनरेशन किस तरह की प्रायिकता की बात कर रही होगी, किस तरह की प्राइवेसी की बात कर रही होगी। देखिए अब मामला क्या था? श्रेया सिंगल थी, उन्होंने ये केस डाला क्या कि सोशल मीडिया पोस्ट पर कई युवाओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी नेता पर कोई व्यंग करता है, कोई आलोचना करता है सरकार की, तो सीधे उसको जेल में भेजा जा रहा है। किसी अधिकारी के काम की आलोचना कर दी तो उसको सीधे जेल में भेजा जा रहा है। और किसके अंतर्गत? धारा 66A के अंतर्गत। यानी कि व्यक्ति की जो अपनी आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि इंटरनेट की स्वतंत्रता की बात करूं, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करूं, अपने विचारों को प्रेजेंट करने की बात करूं, तो ये सभी के सभी आर्टिकल 19 में आते हैं। अब आप हर व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति को क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। यानी वो सरकार की आलोचना करता है तो आप उसको जेल भेज रहे हैं, वो किसी अधिकारी की आलोचना कर रहा है तो जेल भेज रहे हैं, किसी मंत्री की आलोचना कर रहा है तो जेल भेज रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति को दबा रहे हैं।
तो ऐसा ही श्रेया सिंघल ने मामला उठाया कि आप आर्टिकल 19 में जो दी गई स्वतंत्रता है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। तो अब भय छा गया मार्केट में, यानी सत्य बोलोगे तो क्या होगी, सजा होगी, आलोचना करोगे तो सजा होगी, किसी की कमियां निकालोगे तो सजा होगी। तो भाई आप सोशल मीडिया की जो हमें आजादी दे रहे हो, वो आजादी कहीं ना कहीं छीन रही है हमसे, वो आजादी कहीं ना कहीं दबाई जा रही है आपके द्वारा। तो इस तरह से कैसे युवा लोकतंत्र की बात करता है, कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन किया जा रहा है। तो इन्होंने प्रश्न दिया, क्या इंटरनेट पर बोलने की स्वतंत्रता भी अधिकार है? क्योंकि आपने तो पहले ही कहा था कि आप सभी को अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। तो क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इंटरनेट की स्वतंत्रता शामिल नहीं है? किसमें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इंटरनेट की स्वतंत्रता शामिल नहीं है क्या? यह प्रश्न चिन्ह इन्होंने यहां लगाया। न्यायालय ने क्या कहा, सोशल मीडिया पर वही स्वतंत्रता है, यानी कि आपको सोशल मीडिया पर वही स्वतंत्रता है जो आपके जीवन में आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 जो सारी स्वतंत्रताएं आपको देता है, वो सारी स्वतंत्रता आपको सोशल मीडिया पर भी मिलती है, ऐसा न्यायालय ने कहा। दूसरा कहा, असहमति अपराध नहीं है। आप किसी की बातों से मैच नहीं कर रहे हैं, आप किसी के विचारों के साथ संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कोई अपराध कर दिया। आप किसी व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, आप किसी राजनेता की आलोचना कर रहे हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप कोई अपराध कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी व्यक्ति की बातों के साथ संतुष्ट ना हो सकता है कोई व्यक्ति के विचारों के साथ संतुष्ट ना हो, आप किसी के बिहेवियर के साथ संतुष्ट ना हो, आप किसी के काम के साथ संतुष्ट ना हो। इसका मतलब यह कैसे हो गया कि आप कोई अपराध कर रहे हैं भाई? और एक व्यक्ति जो आलोचना कर भी रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपसे वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए आपकी आलोचना कर रहा है। और आप आलोचना करने वाले व्यक्ति को जेल में कैसे डाल सकते हो भाई? जब हमारे हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं है, तो इस देश की 140 करोड़ जनता कैसे सेम हो सकती है? कैसे किसी व्यक्ति की बातों से संतुष्ट हो सकती है? ये तो बहुत मतलब जाहिल बात कर रहे हैं आप। तो उन्होंने फटकारा सरकार को, और आलोचना से डर नहीं सकती सरकार को, आलोचना सुननी पड़ेगी। यह लोकतंत्र है, जनता का शासन है, और जनता अच्छाइयां भी बताएगी और जनता आपको कमियां भी बताएगी। आपको यह ध्यान रखना है। और इसीलिए धारा 66 को उन्होंने रद्द कर दिया कि आप किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं डाल सकते। अब देखेंगे आप, तुरंत जब यह धारा रद्द हुई, सोशल मीडिया पर हमें भांति भांति प्रकार के लोग देखने को मिल रहे, कलाकार देखने को मिल गए, अपनी बातें रखने वाले लोग मिल गए, और युवा तो आपको पता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है इन चीजों में। जो ध्रुव राठी जैसे लोग हैं, उनका जन्म हो गया। तो धारा 66 का के रद्द होने से ध्रुव राठी जैसे लोगों का जन्म हो गया, और वो निकल कर आ गए इस धरती पर। और उस युवा ने इस देश की बातों को, इस जनता की आवाज को उठाया और इतना ऊपर पहुंचा दिया कि आज एक वीडियो यदि ध्रुव राठी का आता है तो सरकार थर थर कांपती है उसकी वीडियो के आगे, क्योंकि आलोचना करता है, तर्क के साथ करता है, प्रूफ लेकर आता है, बेबुनियाद बातें नहीं करता। तो यह उस व्यक्ति की क्वालिटी है। यदि धारा 66 का बनी रहती तो ध्रुव राठी जैसे लोग, आज हमारा युवा जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज को उठा रहा है, अपनी आवाज को रख पा रहा है, शायद वो आज जिंदा नहीं होता। कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाता यदि वो धारा रहती मौजूद। तो हमारे न्यायालय ने इस धारा को तुरंत रद्द किया और कहा कि आप अपनी आवाज उठाइए, आपको जहां आलोचना करनी है आलोचना कीजिए, जिन बातों पर आप संतुष्ट नहीं है उन बातों को कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो अब आप एक बात याद रखें कि जब जब आप ध्रुव राठी जैसे कई सारे लोगों की वीडियो देखें तो समझ जाना कि धारा 66 का रद्द होना और इन लोगों का जन्म होना, ये इस सोशल मीडिया के जमाने की देन है। इस धारा 66 का के जाने से इन लोगों का जन्म हुआ है। ठीक है, आइए अब क्या है, इंटरनेट बंदी का उद्देश्य क्या था? व्यापार को रोकना, प्रशासनिक आवश्यकता हालात में, यानी खराब हालात में थी, इसमें खराब हालात में थी, स्थायी नियंत्रण या मीडिया दबाना। तो दोनों चीजें, ये भी हालात खराब थे इसलिए इन्होंने ऐसा किया, और मीडिया को भी क्या कर रहे थे, ये दबाना चाह रहे थे। यानी इंटरनेट की
बातें की जा रही थी, क्योंकि जो हमारे प्रशासनिक हालात खराब हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की स्थिति खराब है, जो हम गलत काम कर रहे हैं, उन गलत कामों को कोई उठा ना सके, उन गलत कामों के बारे में कोई बात ना कर सके। इस वजह से हम लोग इंटरनेट को दबा रहे हैं, जिससे कि इसकी आवाज को रोका जा सके, इन बातों को रोका जा सके। 66 का किस प्लेटफॉर्म पर लागू थी? टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर, एनालॉग रेडियो पर, समाचार पर। क्या था कि सोशल मीडिया पर आप किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, तो आपको जेल भेजा जाएगा। 66 को किस कारण रद्द किया गया? कोई प्रभाव नहीं, यह अभिव्यक्ति का दमन करती थी, चुनाव जीतने हेतु या विदेशी दबाव। क्या था? यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रद्द करती थी, दमन करती थी, कहूं आर्टिकल 19 का कहीं ना कहीं उल्लंघन करती थी। अब देखिए, गोपनीयता अर्थात प्राइवेसी का मामला कौन सा? पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ 2017 का मामला। तो पुट्टू स्वामी किससे संबंधित है? प्राइवेसी से, यानी वही प्राइवेसी आ गई जिसकी मैं बात कर रहा था, जो ये युवा मांग रहा था, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में। तो उसी हम प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, उसी प्राइवेसी की अब जन्म हो रहा है, और उस पर एक मामला भी आ गया है। जेएनजी पर इतनी प्राइवेसी चाहता है मेरे भाई कि जॉइंट फैमिली तो भूल गया। एक कमरे में एक बेड पड़ा है, उसमें अंदर है, और उसके हाथ में उसका दूर संचार यंत्र है, यानी कि मोबाइल है, जिसका उसके साथ लगाव है। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, बस मेरी दुनिया यही है। यही गुड मॉर्निंग करता है तो उसे बड़ा मजा आता है, यही गुड नाइट करता है तब उसकी गुड नाइट होती है, तब उसे नींद आती है। ये स्थिति में चल रहा है। वो नहीं चाहता कि कोई हम दोनों के बीच में भी तीसरा आदमी आए, और इसीलिए मांग करता है कि प्राइवेसी प्राइवेसी प्राइवेसी। तो ये मामला उठकर आया। क्या था इसमें? देखिए, जब देश में आधार कार्ड बनने लगा, तो आधार कार्ड में क्या है कि सरकार ने उंगलियों के निशान लिए, हमारी आंखों की जो कॉर्निया का डिजाइन है उनकी आंखों के चिन्ह लिए, और हमारी जो पर्सनल डिटेल थी, कहूं व्यक्तिगत डेटा था, वो डेटा इकट्ठा किया। तो जैसे ही उंगलियों के निशान गए, आंखों के चिन्ह गए, तो उनको लगने लग गया कि कहीं सरकार हमारी जासूसी ना करने लगे, क्योंकि इस तरह से ये जो डेटा कलेक्ट कर रही है, इस डेटा से कहीं ना कहीं हम लोगों की जासूसी की जा सकती है। तो इस जासूसी से बचने के लिए प्रश्न उठा दिया पुट्टू स्वामी ने, और केस डाला, क्या नागरिक को निजी जीवन का अधिकार है कि नहीं? उनको भी पता था ये मामला किस पर हो गया, यानी कि ये किस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन दिखा रहे हैं, ये आर्टिकल 21 का, क्योंकि प्राइवेसी निजी जीवन की बात की जा रही है। तो न्यायालय ने क्या कहा बेटा? न्यायालय ने कहा कि निजी जीवन, एकांत, मोबाइल डेटा, कॉल स्थान सब नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, और ये जो आपकी जानकारी ली गई है, इनका कोई मिसयूज नहीं किया जाएगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जब हमें लगता है कि आपने ऐसी कोई हरकत की है, तो आपकी जानकारी हासिल करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम यूज करेंगे। बाकी आपकी डिटेल का किसी भी तरह से कहीं भी कोई यूज नहीं किया जाएगा। इस बात को न्यायालय ने बड़ी क्लियर तरीके से क्लियर किया, बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। तब जाकर यह वर्ग रुका, और इस वर्ग की समझ में आया कि हाँ साहब, मेरी जो प्राइवेसी है, जो मेरी पर्सनल डिटेलें हैं, उन डिटेलों को सुरक्षा दी जा रही है, और उनको सम्मान किया जा रहा है, उनको सही जगह गोपनीयता के साथ, प्राइवेसी के साथ रखा जा रहा है, और कभी भी ये वायरल नहीं होंगी, कभी भी मेरा ये उल्लंघन नहीं होगा। यदि उल्लंघन होता है और वायरल होती है, तो फिर मैं सीधे कोर्ट जाऊंगा। तो पुट्टू स्वामी मामले से उस सरकार को भी कहा उन्होंने कि आप एक काम कीजिए, जो आपने डिटेल रखी है उनको एक जगह ऑथराइज कीजिए, ऐसे जगह पर, ऐसी प्लेटफॉर्म पर रखिए कि ये जानकारी कभी चोरी ना हो, किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी का कभी उल्लंघन ना हो। इस तरह से, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो, आप डिटेल कलेक्ट कर रहे हैं, और उस डिटेल में आपने वो बीमारी भी उससे भरवाई है, और फिर पता चलता है कि आप उसे वायरल कर देते हैं, तो समाज में कहीं ना कहीं गलत निगाह से देखा जाता है, गलत तरह की चीजें की जाती हैं उसके साथ में। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इन डिटेलों को आप अच्छी जगह से और अच्छी तरह से और अच्छी जगह पर संभाल कर रखिए, ये आपका दायित्व है, ये आपका जिम्मेदारी है। तो सरकार ने कहा ठीक है साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अधिकारी का, किसी भी नागरिक का, किसी भी जनता का और किसी भी युवा का कभी भी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होने देंगे, और न किसी तरह होगा। अब प्रश्न क्या बनता है, पुट्टू स्वामी मामला
किस अधिकार से संबंधित है? भोजन से, गोपनीयता से, अभिव्यक्ति से, पर्यावरण? किससे? गोपनीयता से। यानी राइट टू प्राइवेसी जो हमें दिया गया बेटा, किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 21 में हमारे राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है, निजता के अधिकार की बात की जाती है। न्यायालय ने गोपनीयता को किसका भाग माना है? तो किसका मांगा है? आर्टिकल 21। और जो क्या है हमारा मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट, मूला अधिकार है और हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब देखिए 3 तलाक का मामला आया जो सायरा बानो, ये केस बड़ा अच्छा केस है या कहूं बड़ा चर्चित केस है। इसने कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म की जो महिलाएं हैं उनको एक बहुत अच्छी व्यक्तिगत आजादी दी है, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। क्योंकि इस केस से पहले ये हालात थे कि किसी भी व्यक्ति ने कहीं भी बैठकर 3 बार तलाक बोल दिया तो तलाक 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 खत्म। यहां बोला, कहीं बाहर बोला या किसी और जगह बोला, तलाक तलाक खत्म। आज तलाक बोल दिया, कल तलाक बोल दिया, परसों तलाक बोल दिया, खत्म। फोन पे बोल दिया, तलाक खत्म। वीडियो कॉल पे बोल दिया, तलाक खत्म। यानी तलाक ऐसा हो गया है कि तलाक से ज्यादा बर्गर खाने की, पिज्जा खाने की वैल्यू ज्यादा है कि उनके लिए कहीं जाना पड़ता है और तब जाकर वो हमें मिल पाता है और स्वाद चख पाते हैं। 1 घंटा या आधे घंटे का समय लगता है तब वो बन पाता है। लेकिन यहां स्थिति कैसी है? यहां 5 मिनट नहीं लगते और तलाक हो जाता है। यानी किसी भी महिला की जिंदगी को बड़े आसानी से, बड़े प्यार से बर्बाद किया जा सकता है, ऐसा था तलाक। आज मूड खराब, तलाक 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 खत्म। महिला की न सुनी गई, न महिला के बारे में सोचा गया, न महिला के विचारों को जाना गया और तलाक हो गया। ये बड़ी समस्या में महिलाएं घूम रही थी। यानी कि मैं कहूं सायरा बानो के केस से पहले तो ये मुस्लिम धर्म में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई तलाक की। और उसके बाद मतलब बिना सुनवाई के उनके साथ तलाक कर दिया जा रहा है। तो अब 3 तलाक सुनकर घर से बाहर कर दी जाती है महिला। अब बेचारी क्या करे? ना उसके पास नौकरी है, ना उसके पास घर है, ना उसके पास सम्मान है। और इस तरह से वो तलाक यानी डिवोर्स उसका हो जाता है। न कुछ सोचने का समय मिला, न कुछ उसे जानने का समय मिला और उसका तलाक कर दिया गया। तो ऐसे में वो महिला किस तरह से चीजें करेंगी, उसके साथ क्या होगा, ये चीजों को देखने के लिए सायरा बानो ने केस डाला और वो खुद इसका शिकार हुई। तो सायरा बानो ने डाला, उन्होंने कहा कि भैया अब आप बताओ क्या धर्म के नाम पर हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? इस धर्म की चीजों को आप क्यों नहीं देखना चाहते हैं? तो कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि सायरा बानो देखो, मामला धर्म का था, मामला धार्मिक था, कोई केस हमारे पास नहीं आया और हम किसी के पास जाते हैं तो धर्म का मामला एक फंडामेंटल राइट है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाता। अब आप हमारे पास आई हैं तो हम इसमें चेंजेस करेंगे, क्योंकि हर धर्म के अपने एक्ट होते हैं और उसके आधार पर वो चीजें करता है। लेकिन हमें बिल्कुल पता है कि अन्याय है, अब आप हमारे पास आई हैं और हम आपको न्याय दिलाएंगे। तो क्या इसने कहा कि एक सांस में 3 तलाक असंवैधानिक। दूसरा, यह महिलाओं की गरिमा को तोड़ता है। और गरिमा क्या है? गरिमा पूर्ण जीवन जीना महिला का फंडामेंटल राइट है बेटा। किस आर्टिकल में? 21 में। तो यह भी क्या हो गया? कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन हो गया फंडामेंटल राइट का। और ये किसके विरुद्ध है? न्याय के विरुद्ध है। तो ये न्याय के विरुद्ध है, यानी कि जो न्याय की हम बात कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय कहां मिल पा रहा है महिला को? इस तरह की चीजें हैं और ये न्यायालय ने कहा। तो इस 3 तलाक व्यवस्था को तुरंत उन्होंने खारिज कर दिया कि आप इस तरह से किसी भी महिला को, किसी को भी तलाक नहीं दे सकते हैं, और ऐसा आप करते हैं तो ये असंवैधानिक है, वो आपकी पत्नी बनी रहेगी। तो सायरा बानो केस किससे संबंधित था? 3 तलाक से। कब का है मामला? 2017 का। कब इसे असंवैधानिक घोषित किया जा रहा है बेटा? 2017। ठीक है। 3 तलाक किस सिद्धांत के विरुद्ध पाया गया? महिला की गरिमा के, जनगणना आंकड़े के, बजट घाटे के, या प्रशासनिक सुविधा? किसके? महिला की गरिमा के। और मैं आपसे कहूं कि कोई मुझसे ये कहे या आपसे पूछे कि बेटा बताओ 3 तलाक महिला के कौन सी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है? तो आर्टिकल 21 का, क्योंकि उसमें क्या गया है, क्या आ गया है? महिला को गरिमापूर्ण जीवन जीना क्या है? उसका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो गरिमापूर्ण जीवन जीना महिला का फंडामेंटल राइट है और आप ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए समलैंगिकता अपराध नहीं, यानी नवतेज सिंह जौहर का एक मामला
और यह मामला किससे संबंधित है? समलैंगिक, यानी कि महिला को महिला से प्यार, पुरुष को पुरुष से प्यार, सेम जेंडर में प्यार है। यहां महिला महिला से प्यार कर रही है और पुरुष पुरुष से प्यार कर रहा है। एक जो जेंडर गैप है वो जेंडर खत्म, यानी जो अब देखेंगे अक्सर क्या होता है कि एक जेंडर को दूसरे जेंडर से अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, लेकिन यहां क्या था कि सेम जेंडर में प्यार है, सेम जेंडर में अट्रैक्शन है। पुरुष पुरुष से प्यार कर रहा है, महिला महिला से प्यार कर रही है, लड़का लड़के से प्यार कर रहा है, लड़की लड़की से प्यार कर रही है। ऐसे में ये कहानी पहली बार सुनी लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, कि पुरुष पुरुष से कैसे प्यार कर सकता है, महिला महिला से कैसे प्यार कर सकती है, सेम जेंडर की कहानी कुछ समझ नहीं आ रही हमें, किस तरह की ये बातें कर रहे हैं आप। तो नवतेज ने ये मामला डाला और क्या कहा कि कई वर्षों से लोग एक ही लिंग के व्यक्ति को पसंद करते थे, उन्हें कानून का डर था, समाज उन्हें अपराधी मानती थी, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाते, लेकिन वो अब अदालत में पहुंच गए और कह रहे हैं क्या हमारा प्रेम अपराध है, क्या हम प्रेम नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल कर सकते, और कहा उन्होंने कि आप आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं कर रहे हमारे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने कहा कैसे? कि हमने अपना जीवन साथी चुना है और आप कहते हैं जीवन साथी चुनना आपका फंडामेंटल राइट है, तो हमने जीवन साथी चुना है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। तो अब बताइए हम क्या करें? क्या वयस्कों की आपसी सहमति अपराध हो सकती है? एक 18 साल का बच्चा या एक 18 साल का वयस्क होगा, बच्चा तो 18 साल से पहले है, तो क्या वयस्क अपनी मनपसंद का जीवन साथी नहीं चुन सकता? यह कैसे अपराध हो गया? जब एक वयस्क चुन रहा है, आपसी सहमति से बातें कर रहा है, आपसी सहमति से रिश्ते बना रहा है और आपसी सहमति से शादी कर रहा है, तो न्यायालय ने कहा बिल्कुल प्रेम प्राकृतिक है, कभी भी और किसी से भी हो सकता है, इसको हम अपराध कैसे मान सकते हैं भाई? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी से हो सकता है और ये प्रेम है और जरूरी भी है भैया। उसके बाद सहमति का संबंध कभी अपराध नहीं होगा। कोई भी चीज आपसी सहमति से की जा रही है तो अपराध कैसे हो सकती है? कोई भी फिजिकल रिश्ता किसी के साथ बनाया जा रहा है और वो आपसी सहमति से है, तो वो कभी बलात्कार कैसे हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि आपसी सहमति जरूरी है और वयस्क होना जरूरी है। ये दोनों चीजें आपके पास मौजूद हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। तीसरा, सम्मान का अधिकार सबका है, यानी सम्मान से जीवन जीना, वही फिर आर्टिकल 21, सम्मान से जीवन जीने का अधिकार सबको है, किसी की गरिमा को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। यदि मान के चलिए कि एक पुरुष से प्यार कर रहा है तो उसका दोष क्या है उसमें? वो तो ऊपर वाले ने उसको ऐसे हार्मोन्स दिए, उसके वही हार्मोन्स एक्टिव हुए और इसलिए दोनों को आपस में प्यार हो गया। तो इसमें उसका क्या दोष है? उसे सम्मानपूर्ण सम्मान चाहिए, उसे सम्मानपूर्ण जीवन जीना है, उसे गरिमापूर्ण जीवन जीना है, अपनी मनपसंद का उसे जीवन साथी मिल गया है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? ऐसा मत कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है साहब, ऐसी बात है। तो इस तरह से उनको भी अधिकार मिल गया और इस तरह ये लोग भी अब क्या हो गए, यानी समलैंगिकता भारत में वैलिड हो गई, अब अपराध नहीं रही। समाज भी धीरे धीरे 2018 से अब बहुत हद तक एक्सेप्ट कर चुका है और सभी लोग इस बात को एक्सेप्ट धीमे धीमे कर चुके हैं कि सच बात है कि जो समलैंगिकता है अपराध नहीं है, किसी भी व्यक्ति का इसमें कोई दोष नहीं है। केवल एक व्यक्ति के मानने से या एक व्यक्ति के कहूं मैं अपनी मनपसंद की जीवन साथी चुनने से कोई अपराध कैसे हो सकता है? यदि 18 साल का वो वयस्क है तो अब तो ये भी नहीं कह सकते कि बहला फुसला कर ले गया, क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज्यादा यही होता है कि लड़के के ऊपर दोष थोप दिया जाता है कि बहला फुसला कर ले गया भैया। ये चीज कैसे हो सकती है? ठीक है, देखिए अब देखिए नवतेज सिंह जौहर मामला किस विषय से जुड़ा था बेटा? तो नवतेज सिंह मामला किससे जुड़ा है? समलैंगिकता से। किससे जुड़ा था? समलैंगिकता से। अब आइए आधार कार्ड और अधिकार, यानी सरकार कई सेवा में आधार अनिवार्य कर रही थी, जैसे फोन में, बैंक में, शिक्षा में, तो लोग चिंतित थे कि मेरे डेटे का दुरुपयोग तो नहीं होगा। उसी बात को फिर से दोहराया गया, क्या आधार हर चीज में अब जरूरी है? पहले आधार को प्राइवेसी से जोड़ा गया, अब प्राइवेसी क्लियर हो गई तो आप हर जगह जोड़ रहे हैं, क्या यह भी कंपलसरी है? तो न्यायालय ने कहा कि आप सरकारी योजनाओं में आधार लेंगे चलेगा, निजी कंपनियां आधार देना अनिवार्य नहीं होगा। यानी आप
किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं, वो कहता है आधार ही चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, तो वो सरकार के नियमों का उल्लंघन है। 2018 का मामला है ये, कौन सा, आधार कार्ड और अधिकार। और इसके तहत कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कोई भी निजी कंपनी कभी किसी व्यक्ति से आधार नहीं मांग सकती, सरकारी योजनाओं में आधार देना अनिवार्य होगा। इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और नागरिक की जानकारी आपको सुरक्षित जगह पर रखनी पड़ेगी, जैसे हम पहले उस मामले में बात कर रहे थे, सेम वही कुछ बातें थी। असर हुआ, निजता की रक्षा हुई और सरकारी लाभ दोनों का संतुलन हो गया, यानी कि हमें सरकारी लाभ भी मिलने लग गया और हमारी जो प्राइवेसी थी, जो हमारे आर्टिकल 21 में दी गई है, उसकी भी सुरक्षा मिल गई, उस सुरक्षा की हमें गारंटी मिल गई और बातचीत हमारी मस्त हो गई और हमें इधर प्राइवेसी भी मिल गई, इधर हमें राशन यानी सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, पेंशन सब मिलने लग गई, ठीक है। अब देखिए, इंटरनेट बंदी मामला आया अनुराधा भसीन का 2020 पे। क्या है कि कश्मीर में बार बार ऐसी समस्याएं हो रही, तो इंटरनेट बंद किया जा रहा था, अखबार बंद हो जाते और विद्यार्थी, व्यापार, उनका जीवन है सब ठप हो जाता। अनुराधा भसीन है, ये अपने आप में एक पत्रकार थी, तो पत्रकार का जीवन भी आपको पता है इंटरनेट से कहीं ना कहीं चलता है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है और उसी से सारी जिंदगी सभी लोगों की चल रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं होती हैं आजकल, पत्थरबाज की घटनाएं, आतंकवाद की घटनाएं, तो इसकी वजह से इंटरनेट बंद कर दिया जाता। तो जो अनुराधा भसीन है वो इन समस्याओं से परेशान है, क्योंकि उनका घर उस पत्रकारिता से ही चल रहा है, एक मीडिया कर्मी है, और बार बार उसे बंद किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के लिए और उनके लिए एक समस्या बन जाएगी। तो अनुराधा भसीन वही रिक्वेस्ट करती हैं और बातों को जानती हैं कि भैया इंटरनेट बंदी क्या है। तो उन्होंने प्रश्न उठाया कि इंटरनेट भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है, यानी कि इंटरनेट जो है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत नहीं आता क्या। तो इन्होंने क्या कहा, न्यायालय ने कहा इंटरनेट बंदी अनंत काल तक नहीं हो सकती, यानी एक लिमिटेड टाइम तक आप इसका उपयोग करके बंद कर सकते हैं। आपको भी पता है आपातकाल स्थिति में आर्टिकल 19 क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है। केवल 20-21 को छोड़कर बाकी सभी फंडामेंटल राइट को बंद किया जा सकता है, एक तरीके से कहूं, या कुछ टाइम के लिए निरस्त किया जा सकता है। आदेश और लिखित और तर्कयुक्त हो, यानी जो आपने इंटरनेट को बंद किया है वो उसका आप पर बेस होना चाहिए कि किसके आधार पर क्यों बंद कर रहे हैं। लिखित आदेश हो, आप पर लिखित रूप से बताएं कि हम इस वजह से इसको बंद करना चाहते हैं, इस वजह से हमने इसको बंद किया है। और सूचना तक पहुंच अधिकार हो, यानी कि सूचना जो दी है वो सभी तक पहुंच जानी चाहिए, ये उनका अधिकार है। तो कोर्ट ने ये चीजें कही। उन्होंने कहा ठीक है, असर क्या हुआ, अब सरकार बिना कारण लंबे समय तक नेटवर्क नहीं रोक सकती, यानी कि एक चीज और हमारी क्लियर हो गई है 2020 में अनुराधा भसीन ने, कि ये ना कहे सरकार के आंतरिक कारण है उनकी वजह से हमने इंटरनेट बंद कर दिया और लंबा समय हो गया, साल 2 साल तक या कहें 2-2 महीने तक बंद कर दिया है। तो अब ऐसा सरकार नहीं कर सकती है, उसको बताना पड़ेगा कि हमने इंटरनेट क्यों बंद किया है, वो सारे कारण देने पड़ेंगे और उन कारण के आधार पर ही इंटरनेट बंद होगा। इस तरह से इंटरनेट को बंद नहीं किया जा सकता है। आपको वजह बतानी पड़ेगी, तर्क भी आपके सही होने चाहिए, लिखित रूप में तर्क होने चाहिए। तो इस तरह से आप इंटरनेट को रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन एक लंबे समय तक बिना रीजन बताए नहीं कर सकते। ऐसा अनुराधा भसीन मामले से आ गया। तो अनुराधा भसीन मामला किससे संबंधित था, इंटरनेट की बंदी से संबंधित था। अब देखिए इंटरनेट बंदी पर नियंत्रण किस मामले में है, उन्नीकृष्णन अनुराधा भसीन। तो किसमें मामले में था, अनुराधा भसीन मामले में ये हमें देखने को मिलता है। अदालत ने कहा इंटरनेट बंदी स्थायी हो सकती है, सीमित समय के लिए हो सकती है, मनमानी या गुप्त। तो उन्होंने क्या क्या लिमिटेशन लगा दी, आप लिमिटेड टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए इंटरनेट बंदी कर सकते हैं, इंटरनेट बंदी को लगा सकते हैं। अब देखिए पीगासस जांच मामला 2021-22 क्या समाचार में आया, कुछ पत्रकार, मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ताओं के मोबाइल में एक गुप्त सॉफ्टवेयर यानी जासूसी प्रणाली लगाया गया जिसका नाम क्या था, पीगासस। लोगों को भय था क्या सरकार मेरे मोबाइल की हर बात को सुन रही है, ऐसा कुछ नेताओं ने कहा। आपको पता हो तो राहुल गांधी ने भी यह मामला उठाया। अब क्या लोकतंत्र में ऐसी जासूसी स्वीकार्य है, यह प्रश्न इन्होंने डाला किसमें, पीगासस मामले में, कि आप किसी व्यक्ति के मूल अधिकार की बात करूं
क्योंकि आपको भी पता है कि किसी व्यक्ति कोई क्राइम में नहीं फंसा है तो आप कभी भी उसके फोन की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है कि आप किसी व्यक्ति के फोन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो फोन ट्रैकिंग होगी या फोन की मैं बात करूं सुनने की बात होगी, तो बातें नहीं सुन सकते आप किसी की। तो उन्होंने डाला कि सारे राजनेताओं के उनके फोन आप लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से कहा जाए उनकी बातों को सुन रहे हैं, वो किससे कब किस तरह की बातें कर रहे हैं, उन सारी बातों को सुन रहे हैं आप। तो क्या ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या ऐसा कोई कानून बना है कि चुपचाप? राहुल गांधी भी इसमें फंसे, ऐसा कहा जाता है, अब कितना सच है वो नहीं पता, मामला राजनीतिक है या उनका पर्सनल है। ये प्रश्न डाला, कोर्ट ने क्या कहा, निजता का अधिकार सर्वोपरि। भाई राइट टू प्राइवेसी आ गया फिर से यहां, क्योंकि किसी की बातों को सुनना क्या है, प्राइवेसी का उल्लंघन है। कोई आपको अपनी बातें बताना चाह रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बताना चाह रहा है तो वो उसकी राइट टू प्राइवेसी है। 21 में आ गया। उसके बाद बिना ठोस कारण किसी की निगरानी आप कर नहीं सकते। आपको निगरानी करनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि कोई क्राइम तो नहीं किया है, किसी क्राइम की वजह से तो नहीं कर रहे हैं हम इसकी, तो फ्रॉन्ट ट्रैकिंग नहीं होगी। ट्रैपिंग करते हैं आप तो आपको बताना पड़ेगा। स्वतंत्र जांच समिति बने और इन चीजों की जांच की जाए। ये किस आधार पर किया गया, तो यहां से निजता का जो सुरक्षा का दायरा था वो और मजबूत हो गया कि हमारी बातों को अब कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता। कोई सुन भी रहा है और हमें पता चल गया बाई चांस थोड़ी भनक लग गई तो उसकी जिंदगी और स्थिति दोनों खराब कर देंगे। तो इस मामले से हमें चीजें देखने को मिलती हैं, यानी कि यहां से हमारी प्राइवेसी और मजबूत हो जाती है। मामला कौन सा किससे संबंधित है वो आपके लिए ज्यादा जानना जरूरी है, वो आपको अपने एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे से जानना है। ठीक है, मोबाइल निगरानी और जासूसी पेगासस मामला प्रभावित करता है संपत्ति को, गोपनीयता को, वाहन को, बैंक को। किसको? गोपनीयता को, यानी कि हमारी प्राइवेसी को वो क्या करता है, उल्लंघन करता है। और हमारी प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है बेटा? आर्टिकल 21 में हमारी प्राइवेसी दी गई है। ठीक है, आइए हिजाब मामला आया है। तो हिजाब पहनकर कुछ महिलाएं, क्या था हिजाब देखा होगा आपने, मुस्लिम महिलाएं जो अपना सर वगैरह ही बांध कर जाती हैं इस तरह से हिजाब पहनकर, यहां तक उनका चेहरा बाहर रहता है लेकिन इतना हिस्सा खुला रहता है, बाकी सब बंद होता है। उस हिजाब की ये बात कर रहा है। तो विद्यालय ने कहा कि हमारे पास एक समान वर्दी नियम है और आप सभी लोग क्या करें, उसी वर्दी को पहनकर आए, पर हिजाब पहनकर आप स्कूल में नहीं आ सकती हैं। तो प्रश्न क्या बना कि धर्म के अनुसार पहनावा और विद्यालय का अनुशासन, इनमें कौन बड़ा है? या तो हम धर्म का पहनावा करें या विद्यालय का अनुशासन माने, दोनों में कौन बड़ा है हमें समझ नहीं आता। ये कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये मामला डाला, 2022 और 23 में चल रहा कर्नाटक का मामला था। कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? कोर्ट ने कहा, प्रारंभ में न्यायालय ने कहा कि विद्यालय समान पोशाक लागू कर सकता है, बाद में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। निर्णय में मतभेद रहा। क्यों? क्योंकि ये पोशाक की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मामला कैसा रहना चाहिए कि पोशाक भी सही है और धार्मिक भी। तो ये अभी पूरी तरह से कोई मामला आ नहीं पाया और ये अभी क्या है कि विचाराधीन है। असर धार्मिक पहचान बनाम विद्यालय अनुशासन, बहस तेज चल रही थी, उन चीजों पर कोई असर खास हुआ नहीं। अब देखिए दिल्ली सरकार का और उपराज्यपाल का 2023 का मामला आया है। ठीक है, मैं इसकी बात करता हूं। अब देखिए दिल्ली में प्रशासनिक अधिकार, राज्य सरकार बनाम उपराज्यपाल में टकराव हुआ। कहते हैं कि नियुक्ति मैं करूंगा और एक कहता है नियुक्ति मैं करूंगा, क्योंकि आपने हमारे संविधान में देखा होगा तो कहा गया है क्या कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अब यहां क्या था, यहां दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा, जबकि संविधान कुछ और कह रहा है। तो ये एक बड़ा मामला बन गया दोनों के बीच, और दोनों के बीच मामला बना, कोर्ट में चले गए। प्रश्न ये था, चुनी सरकार या नियुक्त अधिकारी किसकी प्राथमिकता? तो जो सरकार चुनी है वो किसकी प्राथमिकता है और उसके द्वारा जो अधिकारी चुने जा रहे हैं वो किसकी प्राथमिकता है, या कौन व्यक्ति उनको चुन सकता है? तो न्यायालय ने कहा लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को प्रशासनिक अधिकार है। किसको? जिसको जनता ने चुना है। जिस सरकार को जनता ने चुना है वही सरकार प्रशासनिक अधिकारी को चुन सकती है, यह उसकी प्राथमिकता है। दूसरा,
अधिकारी जनता का उत्तरदायित्व समझकर काम करेंगे। यानी जो अधिकारी हैं वो अधिकारी ये ना समझे कि मुझे सरकार ने चुना है इसलिए मैं काम कर रहा हूं और उनके लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, आपको जनता की सेवा करना है, उनके उत्तरदायित्व को समझना है और उसके अनुसार कार्य करना है। आप ये मत समझिए कि मुझे इस सरकार ने चुनकर भेजा है, इसके द्वारा मैं चुना गया हूं, मैं इसलिए काम कर रहा हूं। नहीं, ऐसी बातें मत बोलिए। आपको कोई भी किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। असर क्या हुआ, यानी चुनी हुई सरकार की जो गरिमा थी वो सुरक्षित हो गई और यहां उपराज्यपाल को विचारों को सीमित कर दिया गया। देखिए, अब दिल्ली सरकार मामला संबंधित था किससे? नियुक्ति अधिकार से, यानी किस अधिकारी को कौन नियुक्ति करेगा। तो यह मिल गया अधिकार किसको? गवर्नमेंट को, यानी सरकार को दे दिया। यानी अब छोटे छोटे मामले हैं हमारे। अब देखिए, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त, यानी कि धारा 370। मामला क्या था? 1950 से जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। वो अपना अलग झंडा बना सकती थी, अपना अलग कानून बना सकती थी, जमीन कोई खरीद नहीं सकता था वहां पर, और नागरिकता उसकी अलग थी। यानी कि यहां रहने वाला इंसान दो नागरिकता रख रहा है, अपना अलग संविधान चला रहे हैं, अपना अलग झंडा बना के चल रहे हैं। जैसे तिरंगा जो हमारा है वो वहां लागू नहीं है, और कोई भी भारतीय नागरिक वहां जमीन को खरीद नहीं सकता। यदि वो वहां का नागरिक है, वहां का रहने वाला है, तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, वरना वो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है। जो भारत का संविधान है वो संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। तो ये सारे अधिकार हमने अपना जो धारा 370 थी उसमें दिए थे। लेकिन अब सरकार ने क्या कहा, यह विशेष दर्जा विकास रोकता है, अलगाव बढ़ाता है। कि हमें ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, भारत अलग देश है और जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है उसका, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जम्मू कश्मीर को यह लगता है कि हम अलग और ये भी अलग, हम एक अलग देश है। तो सवाल यह था कि क्या सरकार संसद के माध्यम से यह दर्जा समाप्त कर सकती है? और देखिए हुआ क्या, न्यायालय ने कहा हां, सरकार समाप्त कर सकती है, क्योंकि धारा 370 जो थी वो धारा 370 कैसी थी? अस्थायी थी। अस्थायी थी इसलिए समाप्त कर दिया गया। क्योंकि आपको पता होगा 370 को समाप्त किया गया, और 370 को समाप्त करने के बाद में ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो सच में संवैधानिक है? तो सरकार ने कहा कि बिल्कुल संवैधानिक है और उसे सही समाप्त किया गया है। सॉरी, न्यायालय ने कहा संसद राज्य के अभाव में भी बदलाव कर सकती है। किसमें? राज्य के अभाव में। अभाव का मतलब क्या है? उसका जो क्षेत्र है, जो उसका नाम है, जो उसका एरिया है, जो उसकी सीमा है, उन सब में बदलाव कर सकती है। ऐसी पावर संसद को मिली हुई है। असर क्या रहा इसका? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है, देश के बाकी राज्यों जैसा समान कानून लागू और निवेश का मार्ग खुल गया। यानी कि अब भारत में जो भी कानून बनेगा वो भारत का कानून पूरे भारत में लागू होने के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। और जम्मू कश्मीर का जो अलग झंडा है वो समाप्त, अलग जो संविधान है वो समाप्त, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान होगा भारत का संविधान। वही नियम चलेंगे यहां और वही कानून चलेंगे यहां। अलग से नियम कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और भारत का रहने वाला हर एक व्यक्ति, भारत का रहने वाला हर एक नागरिक अब जम्मू कश्मीर में जाकर अपनी जमीन को खरीद सकता है। और धारा 370-18 संवैधानिक है, संसद को यह अधिकार प्राप्त है और संसद इसको हटा सकती है पूर्ण रूप से। आप इसको असंवैधानिक कैसे भी नहीं कह सकते हैं। 370 हटाते समय न्यायालय का तर्क क्या था? स्थायी है, अस्थायी है, सांस्कृतिक है या विदेशी दबाव? तो उन्होंने कहा कि 370 क्या है? अस्थायी थी, और अस्थायी चीज को कभी भी हटाया जा सकता है, परमानेंट कभी नहीं थी। 370 किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो कौन से राज्य से थी बेटा? जम्मू कश्मीर से। किससे संबंधित थी? जम्मू कश्मीर से। 370 किस प्रकार की धारा थी? स्थायी, अस्थायी, पूर्ण प्रतिबंध और संस्कार धारा। कौन सी धारा थी? अस्थायी धारा, इसलिए क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब देखिए चुनावी बॉन्ड 2024 का निर्णय क्या है। चुनावी बॉन्ड था क्या? राजनीतिक दलों को दिया गया धन छिपा रहता था। कौन सा? राजनीतिक दलों को दिया गया धन छुपा रहता था।
करोड़ों रुपए कौन दे रहा है, किस तरह दे रहा है, ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है, जनता को कुछ नहीं पता। सरकार के पास यानी कहूं राजनीतिक पार्टियों के पास फंडिंग कहां से आ रही है वो फंडिंग नहीं पता था। शंका बड़ी, धन का खेल चुनाव को मोड़ रहा था, यानी कि जो पैसा ज्यादा दे रहा है उसकी तरफ चुनाव जा रहा है, जो फंडिंग ज्यादा करेगा वो जीत रहा है कहीं ना कहीं। तो सारा खेल धन के आसपास चल रहा है। लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या है, क्योंकि लोकतंत्र हम कह रहे हैं तो जनता का शासन, हमारा संविधान भी कह रहा है लोकतंत्र है, जनता का शासन है। तो ऐसी चीजों से कहीं ना कहीं उसमें आप कहेंगे कि मैं एक तरह से कहूं लोकतंत्र की हत्या थी। एक पैसे वाला आदमी चुनाव को कहीं ना कहीं घुमा रहा है, फिरा रहा है। जिस पार्टी को वो फंड दे रहा है उस पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं किसी तरीके से बन के आ रही है। तो इस व्यापारी को, इस व्यक्ति को, इस प्राइवेट व्यक्ति को फायदा हो रहा है। तो उन्होंने एक बॉन्ड निकाला, चुनावी बॉन्ड। अब इससे क्या था, पारदर्शिता, क्योंकि सब चाहते थे चुनाव में क्या हो, पारदर्शिता। तो न्यायालय ने कोर्ट लिया कि गुप्तता से भ्रष्टाचार बढ़ता है। चुपचाप आप किसी की जेब में पैसा रख देंगे तो क्या है, भ्रष्टाचार होगा। और वही पैसा जब उसके अकाउंट से होकर आएगा तो हमें पता रहेगी कि डालने वाला कौन है और निकालने वाला कौन है, इतना पैसा कहां से और कैसे आ रहा है। जनता को जानने का अधिकार था, जनता को भी पारदर्शिता दिख जाएगी, जनता भी देख पाएगी इस चीजों को। और चुनाव सार्वजनिक विश्वास पर आधारित होगा, यानी कि चुनाव सार्वजनिक रूप से सबके सामने जाएगा, हर व्यक्ति उस चुनाव की पारदर्शिता को देख पाएगा, हर व्यक्ति को विश्वास होगा, हर किसी व्यक्ति का अधिकार होगा। और जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है वो कहीं ना कहीं हत्या नहीं होगी। तो इस तरह से उन्होंने बॉन्ड की शुरुआत की, जो खाते में डाले जाएंगे किसके, पार्टी के। असर, राजनीतिक धन का स्रोत अब उजागर होना आवश्यक था, लेकिन आगे चलकर ये योजना क्या हो गई, रद्द हो गई। क्योंकि क्यों रद्द हो गई होगी ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। चुनावी बॉन्ड योजना को क्यों रद्द किया गया, तो चुनावी योजना को रद्द किया गया, भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शिता का अभाव, जनसंख्या वृद्धि, मीडिया दबाव। तो क्या था, पारदर्शिता का अभाव था, ठीक है। चुनाव में पारदर्शिता किस आधार पर आवश्यक है, नैतिक चयन, जनता को जानने का अधिकार है, मीडिया का दबाव या विपक्ष की मांग। जनता को जानने का अधिकार है कि लोकतंत्र है। देखो आप लोकतंत्र की बात करते हो अपने संविधान में हर जगह, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता का शासन। किसका, जनता का शासन। तो जब आप लगातार कहते हो कि जनता का शासन है, किसका, जनता का, तो भैया जनता का शासन है तो जनता को जानने की भी तो जिद होगी, जनता को जानना भी तो चाहिए, हर चीज उसे पता भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से उसमें पारदर्शिता आती है। तो ये था हमारा आज तक का संविधान वाद और विवाद। यानी कि इस वीडियो में, इस पूरे वन शॉट में आप एक चीज देख पाए होंगे कि किस तरह से हमारे देश में, हमारे परिवार में जो लड़ाइयां होती हैं वो हमारे देश में भी हुई। कुछ ऐसी बातें थी जो हमारे संविधान से जुड़ी हुई थी, कुछ बातें ऐसी थी जो हमारी निजता से, प्राइवेसी से जुड़ी हुई थी। उनसे संबंधित हमने सारे वाद विवादों को देखा, सारे प्रश्नों को हमने यहां देखा, बखूबी तरीके से प्रैक्टिस भी की। तो इसी तरह आप और वीडियो देखी होंगी आपने, पहले इसे भी देखा होगा। आपको लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव करने की जरूरत है, या आप चाहते हैं कि इसी तरह का कोई और वन शॉट किसी और टॉपिक पर आना चाहिए जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और उस पर हम मतलब मैं बात करूं आप लोगों के बहुमत के आधार पर, आप लोगों की डिमांड के आधार पर हम जरूर उस पर वन शॉट लेकर आएंगे। तो यहां से आपके जो भी एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, मेरा आपसे दावा है, पुरानी चीजों के आधार पर मैं बात करूं तो सारे के सारे हमने केसेस देख लिए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। उनके बारे में उतना जानना जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, वो हमने पूरा इस वीडियो के माध्यम से देखा है। तो आशा करता हूं आप सभी को स्वस्थ और मस्त तो होने के साथ साथ ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों तक शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, और न करना चाहें तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, बिल्कुल भी मत करना। और लाइक कमेंट की तो मैं कभी नहीं कहता हूं, तो आप बिल्कुल अपनी इच्छा के अनुसार इसे देख लेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्ते, राम राम, जय हिंद प्यारे साथियों।